So, hi everyone, and welcome all on your PD education platform. So, today we are going to solve this assistant engineer question paper that is held in 2021. So, आज हम HPPSC हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर सिविल PWDA डिपार्टमेंट है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट 2021 में ये पेपर हुआ था। तो आज हम ये पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। तो अभी हमने रिसेंटली सीरीज चलाया जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हिमाचल के सॉल्व करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, आफ्टर दैट वी विल गो विद द पंजाब, आफ्टर दैट वी विल गो विद द J&K एंड आफ्टर दैट वी विल गो विद द हरियाणा। ठीक है, एंड सिमिलरली फॉर द अदर स्टेट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शेप ऑफ द एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ग्रेविटी डैम। पहला क्वेश्चन है कि जो हमारा ग्रेविटी डैम है, अगर हम उसकी एलिमेंट्री प्रोफाइल की बात करें तो शेप क्या होता है। ठीक है, एलिमेंट्री प्रोफाइल में हम क्या लेके चलते हैं कि कोई भी फ्री बोर्ड नहीं होगा, पहली चीज तो नो फ्री बोर्ड। ठीक है, एलिमेंट्री प्रोफाइल में कोई फ्री बोर्ड नहीं है। और जो हमारा वाटर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनता है, ठीक है, इस तरह से ट्रायंगुलर सेम हमारे पास ये प्रोफाइल होता है। ठीक है, सेम प्रोफाइल होता है। तो अभी के लिए ये जो प्रोफाइल है मेरा, ये कुछ इस तरह से मिलने वाला है और इसके टॉप सरफेस पे हमें यहाँ पे वाटर सरफेस देखने को मिलेगा। देयर इज नो फ्री वाटर, सॉरी देयर इज नो फ्री बोर्ड, राइट। सो शेप क्या है, आंसर है शेप इज ट्रायंगुलर। यू कैन सी हमने किस तरह का शेप ड्रॉ किया है। जो यहाँ पे प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनता है, बिल्कुल एज इट इज शेप हम यहाँ पे एलिमेंट्री प्रोफाइल की लेके चलते हैं। ठीक है, पहले का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन बी। ओके, सेकंड क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, इन स्टोरेज राउटिंग ऑफ अ रिजर्वायर द स्टोरेज इज मैक्सिमम। कब स्टोरेज मैक्सिमम होगा इन द रिजर्वायर, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विद अनगेटेड स्पिलवे। अनगेटेड स्पिलवे के रिस्पेक्ट में इसने बात करी है। अनगेटेड स्पिलवे के केस में मैक्सिमम स्टोरेज हमें कब देखने को मिलेगी। तो सिंपल सी बात है, व्हेन इनफ्लो इक्वल टू आउटफ्लो। जब इनफ्लो आउटफ्लो के बराबर होगा तभी हमें यहाँ पे मैक्सिमम स्टोरेज देखने को मिलेगा इन केस ऑफ अनगेटेड स्पिलवे। इन केस ऑफ अनगेटेड स्पिलवे, ओके। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, चलिए ये क्वेश्चन पढ़िए और इस क्वेश्चन का आंसर रिपोर्ट कीजिए। क्वेश्चन में पूछ रहे द रॉकफिल डैम इज प्रीफर्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। रॉकफिल डैम इनमें से हम किस कंडीशन के लिए प्रीफर करते हैं, रॉकफिल डैम। ठीक है, तो रॉकफिल डैम की अगर हम बात करें तो एक तरह से कंपोजिट डैम है। ये डैम को बनाने के लिए हमें ग्रेवल्स चाहिए होते हैं बेसिकली, मतलब हमें रॉक चाहिए, सिंपल सी बात है। और इस रॉकफिल डैम का जो सेंट्रल पोर्शन होता है, अगर मान लो मैं यहाँ पे क्रॉस सेक्शन ऑफ डैम कंसीडर करूं तो इसका ये जो कोर है, सेंट्रल पोर्शन को हम कोर बोलते हैं। तो ये कोर को हम इम्परवियस मटेरियल से बनाते हैं और वो इम्परवियस मटेरियल होता है क्ले सॉइल। ठीक है, इम्परवियस मटेरियल इज क्ले। तो ऑप्शन में फर्स्ट बोल रहा है सुटेबल रॉक क्वेरी इज अवेलेबल इन द विसिनिटी ऑफ द डैम साइट। ये डैम है, मतलब रॉक क्वेरी मतलब जहां से हम चट्टान से हम रॉक निकालते हैं, पत्थर निकालते हैं, वो क्वेरी वो खादान साथ में ही होना चाहिए। डैम मटेरियल इजीली अवेलेबल होना चाहिए, ज्यादा दूर से हमें इसको ट्रांसपोर्ट ना करना पड़े। सेकंड ऑप्शन बोल रहे सुटेबल फाइन क्ले बोरो पिट्स आर अवेलेबल इन द विसिनिटी ऑफ द डैम साइट। ठीक है, रॉक तो हमें चाहिए, साथ में हमें क्ले सॉइल भी चाहिए। दूसरे ऑप्शन में तो ये बोल रहा है कि खाली सुटेबल फाइन क्ले बोरो पिट्स होने चाहिए, मतलब ऐसा लोकेशन जहां पे आपको क्ले सॉइल मिल रही है और वो भी फाइन है। ठीक है, नेक्स्ट सुटेबल रॉक क्वेरी एंड बोरो पिट्स आर अवेलेबल नियर द डैम साइट। ठीक है, एंड बोरो पिट्स, यस, हम क्या चाहते हैं कि भाई हमें एक सुटेबल रॉक क्वेरी मिलनी चाहिए और नियर बाय में हमें क्या मिलना चाहिए, ये क्ले बोरो पिट एरिया मिलना चाहिए। यहाँ पे ये क्ले है, CLAY है, क्ले बोरो पिट एरिया मिलना चाहिए। ऑप्शन 4 में क्या बोल रहा है सुटेबल रॉक फाउंडेशन इज अवेलेबल नियर द डैम साइट। ठीक है, रॉक फाउंडेशन मिल रहा है, अच्छी बात है। अगर रॉक फाउंडेशन नहीं भी मिल रहा होगा, हमें तो रॉक डैम बनाने के लिए, रॉक फिल डैम बनाने के लिए हम तो मटेरियल की बात कर रहे हैं। तो मटेरियल में हमें क्या चाहिए भाई, एक तो हमें रॉक क्वेरी हमारे डैम के विसिनिटी में मिल जाए, सेकंड उस डैम का जो कोर है इम्परवियस मटेरियल से बनाएंगे तो हमें क्ले सॉइल भी मिल जाए। तो हम चलेंगे ऑप्शन सी के साथ, ऑप्शन सी विल बी द
करेक्ट ऑप्शन। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो इसका मैं एक्सप्लेनेशन लेके आया हूं रॉक डैम का, सो हैव अ लुक ऑन दैट वन। सी, तो रॉकफिल डैम क्या है? रॉकफिल डैम्स आर प्रीफर्ड। कब हम रॉकफिल डैम को प्रीफर्ड करते हैं? रॉकफिल डैम्स आर प्रीफर्ड व्हेन रॉक इज अवेलेबल इजीली एट कंस्ट्रक्शन साइट। जब रॉक आसानी से उपलब्ध होगा कंस्ट्रक्शन साइट के नियर टू द डैम विसिनिटी। फर्स्ट थिंग, दीज डैम्स आर वेरी परवियस। अब ये भाई रॉक से बनेंगे, पत्थर से बनेंगे, तो डेफिनेटली हमारा जो ग्रेवल होता है वो काफी ज्यादा परवियस होता है, ठीक है, एज वॉइड्स आर हैविंग लार्ज वॉल्यूम। सो टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम सीपिंग, हम चाहते हैं कि डैम बॉडी में से पानी सीप ना करे, तो हम एक इम्परवियस मेम्ब्रेन बना रहे हैं, और ये इम्परवियस मेम्ब्रेन सॉइल का है, तो डेफिनेटली वी नीड क्ले नियर टू द डैम और विसिनिटी टू द डैम बॉडी, ठीक है। दूसरा पॉइंट, थर्ड, हाइट ऑफ डैम इज अप टू 3 मीटर। मोस्टली जो डैम की हाइट रखी जाती है रॉकफिल डैम की वो 3 मीटर तक है। तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट के बिहाफ के ऊपर हमने ऑप्शन सी रिपोर्ट किया है आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं फिर से बता देता हूं बेटा, ये आज हम असिस्टेंट इंजीनियर का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसे तुम SDE सब डिविजनल इंजीनियर या SDO के नाम से भी जानते हो बेसिकली, और ये 2021 में हेल्ड हुआ था, ठीक है, सितंबर के करीब में ये पेपर हेल्ड हुआ था। तुम देख सकते हो ये पेपर का जो बेसिकली लेवल है वो काफी आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा था, मैग्नीट्यूड ऑफ कैम्बर इन रोड पेवमेंट इज गवर्न्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो कैम्बर क्यों प्रोवाइड करते हैं रोड के अंदर? कैम्बर प्रोवाइड करने का पर्पस होता था ड्रेनेज पॉइंट ऑफ व्यू से। हम चाहते नहीं थे कि हमारी रोड के ऊपर बारिश का पानी रुके या कोई भी पानी रुके, तो हमने कैम्बर प्रोवाइड किया था। फाइन, तो कैम्बर का पर्पस तो हो गया ड्रेनेज के लिए। अब ये पूछ रहा है कि जो हम कैम्बर प्रोवाइड करते हैं, 2% कैम्बर देना है, 2.5% कैम्बर देना है, या 3% कैम्बर देना है, या 4% कैम्बर देना है, किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? मतलब हम रोड को सेंटर से उठा रहे थे विद रिस्पेक्ट टू एजिस, किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ पेमेंट सरफेस, यस, कि हमारा रिजिड पेमेंट है, या हमारे पास सीमेंट कंक्रीट पेमेंट जिसे हम बोलते हैं, या हमारे पास यहाँ पे थिन बिटुमिनस सरफेस है, या हमारे पास यहाँ पे वाटर बाउंड मैकेडम रोड है, या अर्दन रोड है, या ग्रेवल रोड है। तो पेमेंट सरफेस के ऊपर डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ रेनफॉल। यस, उस पर्टिकुलर रीजन में एनुअल रेनफॉल कितना है, कम बारिश हो रहा होगा तो कम उठाएंगे, ज्यादा बारिश हो रहा होगा तो ज्यादा कैम्बर देते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट ये दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, बोथ मैग्नीट्यूड ऑफ रेनफॉल एंड नेचर ऑफ द पेमेंट सरफेस। देन ऑप्शन सी विल बी द आंसर। फाइन, दिस विल बी द आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपको लैग डिस्टेंस बताना है PIEV थ्योरी के अंदर। PIEV थ्योरी नाम याद रखना, PIEV थ्योरी, परसेप्शन, P फॉर परसेप्शन, I फॉर इंटेलेक्शन, E फॉर इमोशन, V फॉर वॉल्यूशन, V फॉर वॉल्यूशन, ठीक है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, ये E नहीं, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा जो रिएक्शन टाइम था IRC ने बोला वो था 2.5 सेकंड, 2.5 सेकंड। अगर हम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस निकाल रहे हैं, अगर हम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस निकाल रहे होते हैं, तो ये हमारा जो रिएक्शन टाइम होता था वो 2 सेकंड था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये बोल रहा है कि डिजाइन स्पीड मान लीजिए 100 kmph है व्हीकल का, और रिएक्शन टाइम है 2.5 सेकंड का। तो बताइए आपको कितना यहाँ पे डिस्टेंस चाहिए पड़ेगा? लैग डिस्टेंस क्या होता है? जैसे ये मान लो गाड़ी है, आप ड्राइवर हो, गाड़ी चला रहे हो, और आपने आगे यहाँ पे कुछ सिचुएशन देखा है, मान लो कोई दूसरा व्हीकल है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे आपने इस व्हीकल को देखा, तो सबसे पहले क्या होगा, आप कंडीशन को परसीव करते हो, ठीक है। मतलब ब्रेन सबसे पहले अपना सिग्नल अंडरस्टैंड करेगा किस तरह का सिचुएशन आ गया है, ठीक है। परसेप्शन होगा, उसके बाद इंटेलेक्शन, ब्रेन विल अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ सिचुएशन अहेड, ठीक है। हो सकता है सिचुएशन देख के आपको डर लग रहा है, गुस्सा आ रहा है, हंसी आ रही है, इमोशन होगा। आफ्टर दैट आपका ब्रेन सिग्नल देगा आपके हाथ या पांव को कि ब्रेक अप्लाई करना है। तो इतना सोचने में कि ब्रेक लगानी है कि नहीं लगानी है, आपको 2.5 सेकंड लग जाएगा। उस समय में गाड़ी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, बिकॉज गाड़ी कुछ स्पीड से यहाँ पे ट्रेवल कर रही है। तो ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को बोला गया है यहाँ पे लैग डिस्टेंस। ड्यूरिंग ब्रेक रिएक्शन टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल इज नथिंग बट योर लैग डिस्टेंस, ठीक है। और ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है, दैट इज काइंड ऑफ योर ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम सीधा ही फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं कि अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है, स्पीड हमें गिवन है, टाइम हमें गिवन है, तो वेलोसिटी होता था डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या कर लेंगे, डिस्टेंस निकालना होता है, स्पीड इंटू टाइम कर लेते हैं, है कि नहीं। अब गौर करना, यहाँ पे जो स्पीड गिवन है
क्वेश्चन के अंदर kmph में तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं और टाइम यहाँ पे सेकंड में है। तो सीधा सीधा फॉर्मूला लैग डिस्टेंस को मैं एलजी लिख देता हूँ, 0.278 कैपिटल वी इंटू रिएक्शन टाइम टी आर हो गया। यही हम फॉर्मूला अप्लाई करते थे, ठीक है, जैसा कि हम क्लास में भी पढ़े थे बच्चे, ठीक है। तो 0.278 स्पीड 100 गिवन है, रिएक्शन टाइम हमें 2.5 सेकंड गिवन है। तो बच्चा जैसे कि हमने कल अपने ऑफलाइन क्लास में भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए थे और मैंने आपको बताया था कि जनरली एग्जामिनर या तो लैग डिस्टेंस पूछेगा या तो ब्रेकिंग डिस्टेंस पूछेगा, या तो वो ये पूछेगा कि ब्रेक अप्लाई करने के बाद गाड़ी ने स्किड करता हुआ इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, बताओ आपको कितना यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मिल रहा है, जो हमने कुछ क्वेश्चंस कल क्लास के अंदर सॉल्व किए थे। तो अगर तुम इसे सॉल्व करते हो 0.278 इंटू 100 इंटू 2.5 करोगे, यू विल गेट 69.50 मीटर। दिस विल बी द आंसर, ठीक है, ये आपको आंसर मिलेगा। फाइन, चलिए सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। तो बेटा जैसे ये वर्ड आ रहा ना इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन, तो ब्रेन के ऊपर ट्रिगर ऐसा रखो कि प्रेशर ऑन द बोथ व्हील विल बी सेम। इनर और आउटर व्हील के ऊपर जो प्रेशर होगा वो सेम होगा। पहली बात तो ये टायर प्रेशर सेम है दोनों के लिए, ठीक है। सेकंड मैं लिख देता हूं यहाँ पे प्रेशर ऑन व्हील ए इक्वल टू प्रेशर ऑन व्हील बी। सो एक तो ये सेम हो गया। और सेकंड, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं करते हैं। जो कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन है, ठीक है, जिसे तुम म्यू बोल दो एफ बोल दो, इसको हम जीरो कंसीडर करते हैं। और अगर मुझे यहाँ पे फॉर्मूला लिखना होता ना, तो ये हमारा मोस्ट फेवरेट फॉर्मूला है सुपर एलिवेशन के केस में, E प्लस म्यू इक्वल टू कैपिटल V स्क्वायर अपॉन 127 R, वेयर स्मॉल e is representing here super elevation and this mu is your coefficient of friction। इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है 0.15 होता है। अगर ये कोफिशिएंट ऑफ लैटरल फ्रिक्शन है, अगर कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन की बात करेंगे तो ये वैल्यू 0.35 से लेके 0.4 तक जाता है। ऑल्दो फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू स्पीड ऑफ व्हीकल के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये अगर मैं जीरो पुट कर दूं यहाँ पे, तो ये बन जाएगा कैपिटल V स्क्वायर अपॉन 127 R, और यहाँ पे ये जो तुम्हारा E होगा इसको E इक्विलिब्रियम लिख लो। बस ये फॉर्मूले के अंदर तुम्हें वैल्यू पुट करनी है। स्पीड ऑफ व्हीकल हमें गिवन है 100 kmph। गौर करना यहाँ पे ये जो कैपिटल V है वो स्पीड ऑफ व्हीकल इन kmph है और कैपिटल R रेडियस ऑफ कर्व है इन मीटर। तो 100 इंटू 100 हो जाएगा न्यूमरेटर में और डिवाइड कर दो 127। रेडियस ऑफ कर्व कितना था? 100 था। तो तुम्हें 100 को 127 से भाग करना है, 100 को डिवाइड करना है 127 से, ठीक है। जब तुम 100 को 127 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आ रहा है 0.79। ये वैल्यू आ रहा है 0.79, ठीक है। 100 से अगर तुम मल्टीप्लाई कर दोगे तो मैं परसेंटेज में ये सुपर एलिवेशन का वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर? तो इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन का मतलब क्या है कि जो रिएक्शन है दोनों टायर के ऊपर वो सेम है। पहली बात तो ये रिएक्शन हम बोलेंगे तो मैं इसको आर ए इक्वल टू आर बी कर लेता हूँ। रिएक्शन ऑन बोथ द व्हील्स आर सेम, ठीक है। सेकंड, इनर व्हील आउटर व्हील कि कौन ज्यादा यहाँ पे वियर एंड टियर करेगा। तो जनरली अगर हम इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन की बात नहीं कर रहे होते हैं तो हमारा आउटर व्हील ज्यादा वियर एंड टियर करता था एज कंपेयर टू इनर व्हील, दैट वी नो वेरी वेल। अच्छा, और इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन केस में थर्ड थिंग, तीसरा कंसेप्ट क्या लग सकता है कि जो तुम्हारा यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, कौन सा फ्रिक्शन? कोफिशिएंट ऑफ लैटरल फ्रिक्शन। इसका वैल्यू आपको जीरो कंसीडर करना है और अगर आप इसका वैल्यू जीरो कंसीडर करते हो देन E इज नथिंग बट योर इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन, देन वैल्यू विल बी V स्क्वायर अपॉन 127 R। फाइन, सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो in next question he is asking which of the following speed is estimated as safe speed। इनमें से कौन सी जो स्पीड है वो सेफ स्पीड लिमिट कहलाती है? इनमें से कौन सी स्पीड सेफ स्पीड लिमिट कहलाती है? फॉर क्यूमुलेटिव स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन डाटा, फॉर क्यूमुलेटिव स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन डाटा। तो 98th परसेंटाइल ये जो स्पीड है ये डिजाइन स्पीड है बेसिकली, दिस इज डिजाइन स्पीड, ठीक है। डिजाइन स्पीड वर्ड जब हम ज्योमेट्रिक डिजाइन की बात करते हैं तो 98th परसेंटाइल स्पीड इज द डिजाइन स्पीड, फर्स्ट थिंग। अच्छा, अगर हम बात करते हैं 85th परसेंटाइल स्पीड की तो इसे बोला जाता है सेफ स्पीड लिमिट, इसे बोला जाता है सेफ स्पीड लिमिट। अगर हम बात करते हैं 15th परसेंटाइल स्पीड की, ठीक है,
तो इसे हम बोलते थे यहाँ पे लोअर लिमिट ऑफ द स्पीड लिमिट। अगर इससे कम स्पीड के साथ, मतलब ओनली 15% ऑफ व्हीकल्स आर मूविंग दिस स्पीड, ठीक है, और रेस्ट इससे कम स्पीड या ज्यादा स्पीड के साथ ट्रैवल कर रही हैं, तो टू अवॉइड कंजेशन, ठीक है, अगर गाड़ियां बहुत धीरे धीरे ट्रैवल कर रही होंगी तो क्या होगा, रोड के ऊपर जैम कंडीशन होगा, कंजेशन होगा, ठीक है, जिसका कोई रीजन नहीं होगा। तो अनरीजनेबल डिले को कम करने के लिए मिनिमम स्पीड को भी यहां पे स्पेसिफाई किया गया है। तो 85th परसेंटाइल सेफ स्पीड है, और 98 परसेंटाइल यहाँ पे डिजाइन स्पीड है, जिसके लिए हम अपने रोड को डिजाइन करेंगे, और 15 परसेंटाइल स्पीड जो है यहाँ पे मिनिमम स्पीड है, जो यहाँ पे डिले को प्रिवेंट करने के लिए या रोड के ऊपर कंजेशन कंडीशन ना हो, कंजेशन को दूर करने के लिए, अवॉइड करने के लिए यहाँ पे मिनिमम स्पीड को भी स्पेसिफाई किया गया है, ठीक है। ऑल्दो इंडिया में मिनिमम स्पीड के लिए कोई यहाँ पे चालान नहीं है, लेकिन अगर आप सेफ स्पीड लिमिट को एक्सीड करते हो, डेफिनेटली पेनल्टीज विल बी देयर, जो हमें मोटर व्हीकल एक्ट बताता है बेसिकली। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब मेरे ख्याल से इसका आंसर भाई सभी को करना है। यस यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट मेजर्स द टफनेस ऑफ एग्रीगेट? इसमें से कौन सा टेस्ट है जो एग्रीगेट की टफनेस को बताता है, ठीक है। मतलब एग्रीगेट की टफनेस प्रॉपर्टी, जब भी हम टफनेस की बात करते हैं तो चाहे आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात कर लो, चाहे आप यहाँ पे हाईवे में मटेरियल सेक्शन की बात कर लो, या बिल्डिंग मटेरियल में आप मटेरियल की बात करो, तो टफनेस आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो जब भी आप टफनेस की बात करते हो तो हम यहाँ पे इम्पैक्ट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। इम्पैक्ट टेस्ट अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं पिक्चर में किस तरह से हमारे पास ये अरेंजमेंट होता है, सो दिस काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट और मशीन वी हैव, ठीक है। इसमें जनरली क्या होता है, ये जो लोड होता है ये 13.5 से 14 किलोग्राम का होता है, जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये जो लोड होता है ये 13.5 से 14 केजी का होता है, और कितनी हाइट से गिरता है, ये 38 सेंटीमीटर हाइट ऑफ फॉल होता है। और कितनी बार गिरता है, आंसर है 15 टाइम्स। कितने ब्लोज हम इसके प्रोवाइड करते हैं, 15 ब्लोज देते हैं। और यहाँ पे ये जो मेरा बॉल है, इसमें जो हम एग्रीगेट डालते हैं वो 12.5 mm IS सीव से तो पास कर जाते हैं, बट वो 10 mm IS सीव के ऊपर रिटेन करते हैं। तो वो मटेरियल हम यहाँ पे इस कप के अंदर रखते हैं, और उस कप को भी, दैट इज ये वाला जो कप है, इसको 3 लेयर में फिल करेंगे, टेम्पिंग ईच लेयर 25 टाइम्स विद द टेम्पिंग रॉड। क्लियर, ठीक है। तो आंसर कर चुके हो आप लोग, वेरी गुड। सो नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। चलिए देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है, अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम द बॉटम टू टॉप इन केस ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट। अगर हम एक फ्लेक्सिबल पेमेंट की बात करें तो जितना भी आपको ब्लैक टॉप सरफेस दिखता है, जो भी आपका ब्लैक टॉप सरफेस है, वो फ्लेक्सिबल पेमेंट ही है, जिसे हम बिटुमिनस रोड सरफेस के नाम से जानते हैं। तो अगर हम बात करें कि हम बॉटम से टॉप की तरफ चलेंगे, नीचे से अगर हम ऊपर की तरफ चलेंगे और लेयर को बताते चलेंगे कौन सी लेयर क्या कहलाती है, तो उसकी बात कर रहा है कि बताओ सीक्वेंस क्या होगा। तो सबसे नीचे क्या होता है, सबसे नीचे मेरे पास यहाँ पे इंबैंकमेंट होगी, इंबैंकमेंट के ऊपर होता है यहाँ पे प्रीपेड सबग्रेड, ये हो गया सबग्रेड। एक कंपैक्टेड अर्थ मास होता है, रोलर वगैरह चलाएंगे, इसकी हम अच्छी शेयर स्ट्रेंथ करते हैं, ठीक है। सो सबग्रेड के ऊपर वी हैव ग्रैनुलर सब बेस कोर्स GSB, और जिसे हम ड्रेनेज लेयर के नाम से भी जानते हैं। सबग्रेड के ऊपर वी हैव GSB, देखते रहना भाई, सबग्रेड हमने फर्स्ट बोला, सबग्रेड के बाद वी हैव GSB, तो सबग्रेड यहाँ पे भी है और GSB यहाँ पे भी है, सबग्रेड यहाँ पे भी है, GSB यहाँ पे भी है, सबग्रेड यहाँ पे भी है, GSB यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ABC अभी के लिए तो ये तो रेस से बाहर हो गया, ऑप्शन डी तो आंसर होगा ही नहीं, सिंपल सी बात। फाइन, चलिए, तो सबग्रेड के ऊपर सब बेस कोर्स आया, जिसे हम क्या बोल रहे हैं बेसिकली, ग्रैनुलर सब बेस कोर्स। आफ्टर दैट वी हैव बेस कोर्स, और क्या होता है इसके ऊपर, बेस कोर्स होगा ना, ये बेस कोर्स, ठीक है। जैसे जैसे हम टॉप सरफेस की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे क्वालिटी ऑफ मटेरियल इंप्रूव होता रहता है। इसीलिए जो मेरा टॉप सरफेस होगा, जिसे हम वीरिंग कोर्स या सरफेस कोर्स के नाम से जानते हैं,
वो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा होगा, इसलिए वहां पे थिकनेस ऑफ मटेरियल आपको कम मिलेगा। तो बेस कोर्स के ऊपर आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, सबग्रेड हमने बात किया सबसे बॉटम में, आफ्टर दैट वी हैव जीएसबी, उसके बाद बेस कोर्स है। बेस कोर्स के ऊपर क्या होता है यहाँ पे हमारा बाइंडर कोर्स होता है कि नहीं, जिसे हम बिटुमिनस कोर्स बोलते हैं। इसके ऊपर क्या होता है हमारे पास सेमी डेंस बिटुमिनस कंक्रीट, ठीक है, एसडीबीसी। तो यहाँ पे ये बात कर रहा है सेमी डेंस कारपेट, हम कंसीडर कर लेते हैं सेमी डेंस बिटुमिनस कारपेट। तो सबग्रेड होगा, यस, बॉटम में सबग्रेड है। आफ्टर दैट वी हैव द ग्रैनुलर सब बेस कोर्स, यस। आफ्टर दैट वी हैव द वाटर बाउंड मैकडम, ठीक है। तो वाटर बाउंड मैकडम, यहाँ पे हम एक चीज इंक्लूड कर लेते हैं, WMM, वेट मिक्स मैकडम, ठीक है। WBM के प्लेस पे हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे WMM, ठीक है। यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है WMM पिक्चर के अंदर, ऑल दो इसने यहाँ पे लिखा है वाटर बाउंड मैग्नम, चलेगा। उसके बाद हमारे पास है बिल्ट अप स्प्रे ग्राउट, आफ्टर दैट बिटुमिनस मैकडम BM, सेमी डेंस कारपेट। यही बेसिकली हमारा पैटर्न रहता है। और इवन ये जो मेरा बेस कोर्स और बाइंडर कोर्स है, यहाँ पे इस बेस कोर्स के ऊपर फर्स्ट हम प्राइम कोट लगाते हैं, यहाँ पे प्राइम कोट होगा, और बाइंडर कोर्स और सेमी डेंस बिटुमिनस कारपेट के बीच में यहाँ पे टैग कोट होता है, ठीक है। जो बच्चे हमने क्लासेस के अंदर ये सारा चीज डिटेल में स्टडी किया था, प्राइम कोट क्या होता है, टैग कोट क्या होता है। देखो वैकेंसी निकलेंगी, वैकेंसी आएंगी, थोड़ा सा वेट करो। जो बच्चे हिमाचल के हैं थोड़ा सा वेट करो, वैकेंसी निकलेंगी। बट प्रेपरेशन तुम पहले से अपना तैयार रखो, वैकेंसी निकलेंगी। चलिए, तो आंसर हुआ इसका ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का आंसर जो बन रहा है वो ऑप्शन बी बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फेलियर इज रिलेटेड विद द रिजिड पेमेंट। खाली ये बताना है इसमें से कौन सा फेलियर जो है वो रिजिड पेमेंट के साथ लगता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, रिजिड पेमेंट को हम इतना अच्छे से स्टडी नहीं करते हैं बेसिकली, और हम फ्लेक्सिबल पेमेंट को बहुत डेप्थ में पढ़ते हैं, बिकॉज हमें फ्लेक्सिबल रोड बनाना होता है, तो हम उसके मटेरियल को बहुत अच्छे से जानते हैं, उसके फेलियर पैटर्न को अच्छे से जानते हैं, ठीक है। हम रिजिड पेमेंट भी स्टडी कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं कि हमें फ्लेक्सिबल पेमेंट के बारे में ज्यादा पता है, तो रिफ्लेक्शन क्रैकिंग जो है वो फ्लेक्सिबल पेमेंट के साथ डील करता है। ये जो रिफ्लेक्शन क्रैकिंग है ये फ्लेक्सिबल पेमेंट के साथ डील करेगा, जैसे नाम बता रहा है, मुंह से बोलो रिफ्लेक्शन। तो ये क्या होता है, अगर एक सीमेंट कंक्रीट का रोड है, उसके ऊपर तुम यहाँ पे बिटुमिनस मटेरियल लेड किए हो, तो अगर नीचे वाला मतलब जो सीसी रोड है, सीमेंट कंक्रीट का रोड है, उसमें अगर क्रैक होंगे तो सेम पैटर्न आपको ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो ये फ्लेक्सिबल पेमेंट के साथ लिंक्ड हो गया। अच्छा, फ्रॉस्ट हीविंग ये भी आपका फ्लेक्सिबल पेमेंट के साथ लिंक्ड हो गया। शियर फेलियर ये भी आपका फ्लेक्सिबल पेमेंट के साथ लिंक्ड हो गया। बच रहा है यहाँ पे मड पंपिंग, जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रिजिड पेमेंट फेलियर को कॉरस्पॉन्ड करता है। जो मड पंपिंग होता है, जिसमें क्या होता है, हमारा जितना भी फाइंस होता है वो ऊपर की सतह पे आ जाएगा, टॉप सरफेस पे आ जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, बेसिकली मड पंपिंग बोलते हैं, और वो एक तरह से फेलियर कहलाता है इन केस ऑफ रिजिड पेमेंट। फाइन, तो हम आंसर जो रिपोर्ट करेंगे, ऑप्शन डी विल बी द आंसर। ऑप्शन डी विल बी द आंसर। चलिए, सो नेक्स्ट मूव करते हैं। चलिए देखो, ये कंसेप्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, सर्वे। अभी हमने रिसेंटली सर्वे कंप्लीट किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है द मीन सी लेवल ऑफ अ परमानेंट बेंचमार्क वाज दिस वन। मतलब आपको यहाँ पे आरएल गिवन है, ठीक है, आरएल आपको गिवन है यहाँ पे, बेंचमार्क का 150 मीटर है। द फोर साइड रीडिंग टेकन ऑन अ वर्टिकल स्टाफ केप्ट ऑन द बेंचमार्क वाज दिस वन। पहली चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर एक नॉन एलिवेशन वाला पॉइंट है, जैसे मान लो हमने यहाँ पे बोल दिया ये मेरा बेंचमार्क है, ध्यान देना, अगर ये मेरा बेंचमार्क है तो नॉन आरएल वाले पॉइंट पे जब तुम स्टाफ रीडिंग नोट करते हो ना, तो मान लो यहाँ पे मेरा ये इंस्ट्रूमेंट है, इट में भी ऑटो लेवल, इट में भी डंपी लेवल, ठीक है, ध्यान रखना।
इस पॉइंट का आरएल हमें पता है और कितना गिवन है क्वेश्चन में 150 मीटर। तो यहाँ पे जो आपको रीडिंग मिलती है ना, ये रीडिंग कहलाती है बेसिकली आपकी बैक साइड। पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन पे अगर आप स्टाफ रीडिंग नोट कर रहे हो उसको बोला जाता है बैक साइड। पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन पे आप स्टाफ रीडिंग नोट कर रहे हो उसको बोलेंगे बैक साइड। रुको थोड़ा, देखो क्वेश्चन में इसने क्या बोल दिया, द फोर साइड रीडिंग टेकन ऑन अ वर्टिकल स्टाफ केप्ट ऑन द बेंचमार्क वाज दिस वन। तो इसने इसको फोर साइड बोल दिया। तो अभी के लिए मैं रब कर देता हूं। और ये रीडिंग कितनी है, ये 1.5 मीटर ये दिया है क्या। अभी बोल रहे व्हाइल द बैक साइड रीडिंग टेकन ऑन एन इन्वर्टेड वर्टिकल स्टाफ केप्ट एट द बॉटम ऑफ द रूफ। मान लेते हैं यहां पे कोई बिल्डिंग है, फॉर एग्जांपल ये बिल्डिंग कंसीडर कर लेते हैं मान लो अगर, और ये यहां पे हम क्या कर रहे हैं, स्टाफ नीचे की तरफ हम हैंग कर रहे हैं बेसिकली, बिकॉज ये इन्वर्टेड कंडीशन वाला केस इसने लिंक कर दिया है। और इस रीडिंग को ये बैक साइड बोल रहा है और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 1.8 मीटर। ये स्टाफ है भाई, और स्टाफ का जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 5 mm। स्टाफ का जो लीस्ट काउंट है वो है 5 mm। फाइन। अच्छा अगर मैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट लिखना चाहूं, ध्यान देना पहले, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हम कैसे लिखते थे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट लिखते थे आरएल ऑफ बेंच मार्क प्लस बैक साइड, ये होता है ना। अब इसने क्वेश्चन में क्या किया, इसको बैक साइड बोल दिया और वो इस पॉइंट का आरएल पूछ रहा है। देखो व्हाट वुड बी द लेवल ऑफ बॉटम ऑफ रूफ, जो बॉटम ऑफ रूफ है, छत का जो नीचे वाला हिस्सा है, उसका आपको रिड्यूस लेवल बताना है कितना होगा। ठीक है, तो अभी के लिए इस पॉइंट का तो आपको एलिवेशन पता ही नहीं है ना। पहला केस में आप क्या कर सकते हो, 1.8 प्लस एक्स मान लो, एक्स मान लिया आरएल ऑफ बॉटम ऑफ रूफ। तो उस आरएल में अगर आप 1.8 जोड़ते हो तो क्या होगा, आप ऊपर जा रहे हो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे स्टाफ इन्वर्टेड कंडीशन में है, तो जब भी स्टाफ इन्वर्टेड कंडीशन में होता है आप स्टाफ रीडिंग के साथ माइनस या नेगेटिव साइन लेके चलते हो। तो यहाँ पे अगर आप इस पॉइंट से लिखना चाहते हो कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना होगा, देन इट विल बी आरएल ऑफ दिस बॉटम ऑफ रूफ जो हमें निकालना है, तो x माइनस 1.8 हो जाएगा। मैं दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दूंगा। अच्छा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये ब्लैक वाली जो लाइन है इसका आरएल आपको मिल चुका है, मीन सी लेवल से कितना है, वो कितना है x माइनस 1.8, बट x तो हमें पता ही नहीं है। अच्छा अगर मैं इस पार्टिकुलर स्टाफ रीडिंग के रिस्पेक्ट में लिखना चाहूँ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना होगा, तो आरएल ऑफ बेंचमार्क 150 प्लस दिस रीडिंग 1.5 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस मत कर देना कि सर ये 4 साइड है माइनस होगा, ये रीडिंग माइनस मत कर देना कि ये 4 साइड है ये माइनस होगा। फाइन, ओके, सो लेट मी ड्रॉ इट अगेन। somewhat here was the ground surface और ये बेंच मार्क जिसका आरएल गिवन था 150 मीटर। ठीक, और यहां पे हमने स्टाफ रखा था एंड हियर वी हैव इंस्ट्रूमेंट, सो इट मे बी डंपी लेवल, ऑटो लेवल, और ये जो ब्लैक वाली लाइन है ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। एंड समवट हियर वी हैव बिल्डिंग, कुछ भी कंसीडर कर लो। ठीक है, आपको बॉटम ऑफ रूफ का रिड्यूस लेवल यहाँ पे बताना है। ठीक है, और आपने यहाँ पे भी स्टाफ रखा है, बॉटम से आपने हैंग किया नीचे की तरफ, और यहाँ पे जो आपको वैल्यू मिल रही है यहाँ पे 0 है और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होगी। जैसे मान लो अगर 5 मीटर या 4 मीटर हमारा पास हाइट ऑफ स्टाफ है, फोल्डिंग स्टाफ की जनरली होती है, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 मीटर है, तो यहाँ पे रीडिंग ऊपर की तरफ बढ़ रही है और इन्वर्टेड स्टाफ में रीडिंग नीचे की तरफ बढ़ रही है बेसिकली। मतलब स्टाफ वही है, उसको उल्टा करके रखा है, कुछ भी नहीं है। यहाँ वाले रीडिंग का वैल्यू हमें गिवन है 1.5 मीटर और ये वाली रीडिंग की वैल्यू गिवन है 1.8 मीटर, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हम कैसे निकालेंगे। सो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, फर्स्ट कंसेप्ट, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे लिखेंगे, आरएल ऑफ बेंचमार्क जो 150 गिवन है, इसमें तुम ये स्टाफ रीडिंग जोड़ लो, तुम इस ब्लैक वाली लाइन का रिड्यूस लेवल बता दोगे कितना है, तो ये कितना हो गया 151.5 हो गया क्या, राइट। अगर तुम्हें इस ब्लैक वाली लाइन का आरएल पता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बोलने मतलब क्या है कि रिड्यूस लेवल हमारा इस लाइन ऑफ साइट का कितना है वो हमने बता दिया। अच्छा अगर तुम्हें इस पॉइंट का आरएल चाहिए, हमें इस पॉइंट का अगर रिड्यूस लेवल बताना है इस
ब्लैक वाली लाइन का आरएल मुझे पता, उसमें तुम 1.8 मीटर जोड़ दो, तुम्हें मिल जाएगा इस पॉइंट का आरएल, है कि नहीं? तो आरएल ऑफ दिस, आरएल ऑफ बॉटम ऑफ रूफ, तो कैसे लिखोगे? विच इज इक्वल टू, हाँ जी, तो 151.5 में तुम 1.8 मीटर जोड़ दो, तो ये 8 5 13 3 3 153.3 मीटर हो गया, 153.3 मीटर। ऑप्शन डी विल बी द आंसर। एक तो हमने ऐसे निकाल लिया, एक तो हमने ये निकाल लिया। सेकंड देखो क्या करेंगे, जो मैं बता रहा था, अगर ये बैक साइड है एज पर क्वेश्चन, तो हमें पता है, हमें क्या पता है कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो हम लिखते हैं आरएल ऑफ बेंचमार्क, हमें इसका पता ही नहीं है एक्स, और यहाँ पे प्लस बैक साइड करते हैं, बैक साइड है यहाँ पे 1.8, और गौर करने वाली बात ये है कि ये इन्वर्टेड स्टाफ कंडीशन के, तो बैक साइड के साथ नेगेटिव साइन लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे लिखोगे आप? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आरएल ऑफ बेंचमार्क कितना 150 है, और हाइट दैट इज आपको स्टाफ रेटिंग कितना मिल रहा है 1.5 मिल रहा है, दोनों को इक्वेट कर दो, खेल खत्म हो जाएगा। जैसे आप दोनों को इक्वेट करोगे ना, लाइन तो वही है, इसका हाइट सेम रहेगा, तो 150 प्लस 1.5 इक्वल टू x माइनस 1.8, ये माइनस का 1.8 है, इस तरफ आके ऐड हो जाएगा, आंसर वही मिलेगा। क्लियर? ठीक है। ऑल दो उसने स्टेटमेंट में थोड़ा सा उलझा दिया था, एग्जामिनर ने स्टेटमेंट से थोड़ा सा उलझा दिया, जहां पे उसको बैक साइड लिखना चाहिए था उसने फोर साइड लिख दिया, और जहां पे उसको फोर साइड लिखना चाहिए था वहां पे उसने बैक साइड लिख दिया। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगर इतना क्लियर है, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का मुझे आंसर बताइए। द सैटेलाइट इमेज गिव द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द लैंड यूज। सैटेलाइट इमेज जो लैंड यूज का इंफॉर्मेशन दे रहा है, और कितना हमारे पास लैंड कवर है अर्थ सरफेस का, लैंड एरिया की भी वो बात कर रहा है, लैंड एरिया भी बता रहा है। सच डाटा इज प्रोसेस्ड फॉर गेटिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन यूजिंग द फॉलोइंग टूल्स। कौन से टूल हम यूज करते हैं? फटाफट मुझे आंसर रिपोर्ट कर दो। कौन से टूल हम यूज करते हैं बेसिकली? तो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसे हम जीआईएस के नाम से जानते हैं, या रिमोट सेंसिंग होगा, ऑटोकैड होगा, प्राइमावेरा होगा। तो ये जो ऑटोकैड और प्राइमावेरा है, ऑटोकैड बेसिकली हमारे पास क्या है, एक ड्राफ्टिंग टूल है कि नहीं? और प्राइमावेरा भी हमारे पास क्या होता है, एक तरह से ये टूल ही रहता है जिसमें हम ड्राइंग्स का एनालिसिस करते हैं, जस्ट लाइक योर स्टैड प्रो जो डिजाइनिंग टूल है बेसिकली। तो ये सी और डी तो ऑप्शन होंगे ही नहीं, ये तो बाहर हो गए रेस से। अगर तुम गेस भी करते हो तो 50% प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन के सही होने की। तो यहाँ पे जो मेरा जीआईएस होता है, ठीक है, अभी यहाँ पे जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये इंफॉर्मेशन देगा लैंड यूज की, और जो लैंड कवर एरिया अर्थ सरफेस का उसके बारे में बताएगा। तो ऑप्शन ए विल बी द आंसर। यहाँ पे जो मेरा ऑप्शन ए है वो आंसर है। फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको पता भी नहीं है, अगर आप गैस भी कर रहे हो, और बिकॉज नेगेटिव मार्किंग तो था नहीं एग्जाम के अंदर, अगर तुम गैस भी कर रहे हो यहाँ पे, तो 50% तुम्हारे चांसेस हैं क्वेश्चन सही होने के, ठीक है। अगर नेगेटिव मार्किंग होगा फिर तुम गैस नहीं करोगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है, इफ द क्रॉस सेक्शनल एरियाज ऑफ एन एम्बैंकमेंट एट 30 मीटर इंटरवल, ठीक है, एम्बैंकमेंट कंसीडर कर लो, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको गिवन है 20 मीटर स्क्वायर, 40 मीटर स्क्वायर, 60 मीटर स्क्वायर, 50 मीटर स्क्वायर, 30 मीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। व्हाट वुड बी द अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट? एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम बताना है आपको क्या होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो अगर तुम यहाँ पे क्रॉस सेक्शन कंसीडर कर लो एम्बैंकमेंट का, मोस्टली आपको जो क्रॉस सेक्शन मिलेगा वो इस तरह से मिलता है, ट्रेपेजॉइडल होता है। तो 30 मीटर पे, ये मान लो जैसे लेंथ आपका 30 मीटर हो गया ना, सेम एग्जांपल, ये लेंथ कितना हो गया, 30 मीटर हो गया, सेम एग्जांपल। तो यहाँ पे ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? पहले केस में उसने बोल दिया 20 मीटर स्क्वायर। अच्छा, नेक्स्ट 30 मीटर पे जाके यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? उसने बोल दिया 40 मीटर स्क्वायर। हो सकता है उसका जो टो है, मान लो कुछ ऐसा हो गया, वो बढ़ गया हो, यहाँ पे बेस विड्थ कम है, वहां पे बेस विड्थ ज्यादा हो गया हो, तो एरिया कितना गिवन है? 40 मीटर स्क्वायर। मतलब एवरी 30 मीटर इंटरवल पे उसने क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें दिया हुआ है, और वो पूछ रहे बताओ यहाँ पे एवरेज वॉल्यूम ऑफ अर्थ कितना है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जनरली क्या करते हैं, प्रिज्मोइडल फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो प्रिज्मोइडल फॉर्मूला क्या बोलता है, जिसे हम सिम्पसन्स 1/3 रूल के नाम से जानते हैं, कि जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम हम कैसे लिखते थे, d/3
फर्स्ट एरिया प्लस लास्ट एरिया, है कि नहीं, प्लस 4 टाइम इवन एरियाज प्लस सो ऑन प्लस ट्वाइस ऑफ ऑड एरिया, यही होता था फॉर्मूला। ठीक है, कुछ भी नहीं करना था, हमें फॉर्मूला ही अप्लाई करना था बेसिकली। तो डी कितना है यहाँ पे, इंटरवल है 30 मीटर का, 30/3 10 हो गया। फर्स्ट एरिया कितना है 20, लास्ट कितना है 30, 20 और 30 कितना हो गया 50 हो गया क्या, प्लस ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया और ये लास्ट हो गया, है ना। तो A2 40, A4 50, 50 और 40 90, 90 को तुम 4 से कर लो गुना, प्लस ट्वाइस ऑफ A3 कितना है, A3 60 है क्या। अब इसे तुम सॉल्व कर लो, बस कुछ भी नहीं करना है। तो ये 360 प्लस 120 प्लस 50, जो भी वैल्यू आएगी उसको 10 से गुना कर लेना। हाँ जी बताओ कितना आ रहा है ये, 410, 500, 530, 530 बनना 10 से गुना करेंगे 5300 क्यूबिक मीटर, ये आंसर हो गया भाई। ऑप्शन ए विल बी द आंसर, ऑप्शन ए विल बी द आंसर। चेक कर लो एक बार, ऑप्शन ए आंसर निकल के आ रहा है। बेटा ये फॉर्मूला आप सर्वेइंग में भी स्टडी करते हो, जब हम सर्वेइंग में एरिया एंड वॉल्यूम कैलकुलेशन की बात करते हैं तो सेम फॉर्मूले भी है, और जब हम एस्टिमेशन कॉस्टिंग स्टडी करते हैं उसमें तो आप ये सारी चीजें डेप्थ में पढ़ते हो। ठीक है, तो जो बच्चे ऑफलाइन क्लासेस लगा रहे हैं, ठीक है, तो रिसेंटली हमने ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी किए थे, और फॉर्मूले को कैसे याद रखना है वो मैंने आपको बाय ट्रिक भी बताया था क्लासरूम के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट, विच ऑफ द टोपोग्राफिक सर्वे मैप, इसमें से कौन सा टोपोग्राफिक सर्वे मैप प्रोक्योर्ड अंडर डिफरेंट स्केल वुड बी द मोर एक्यूरेट। मतलब यहाँ पे हमने एक टोपोग्राफिक सर्वे मैप बनाया है, तो बताओ कौन सी जो स्केल होगी वो ज्यादा एक्यूरेट डाटा रिप्रेजेंट करेगी। तो 1:2 चेक कर लेते हैं, देखो यहाँ पे 0 देख लो कितनी है, 2 4 5, हाँ जी 1:5 लाख, 1:2 2,50,000, 1:50,000, 1:25,000। तो स्केल क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए। स्केल को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, स्केल डिफाइन होता है डिस्टेंस ऑन मैप, मैप के ऊपर 1 mm या 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन ग्राउंड के ऊपर कितना मीटर कितना किलोमीटर डिस्टेंस को शो कर रही है, दैट इज स्केल। तो डिस्टेंस ऑन मैप टू डिस्टेंस ऑन ग्राउंड, ठीक है, ये होता है स्केल बेसिकली। ठीक है, अब तुम खुद सोचो, देखो यहाँ पे अगर तुम 1:25,000 कंसीडर करते हो, ठीक है, एक तो ये हो गया, और एक तुम 1:5 लाख कंसीडर करते हो, तो यहाँ पे एक 0 और है। ठीक है, यहाँ लगाता हूँ, तो ये स्केल तुम्हारा क्या होगा, छोटा होगा। स्केल छोटा होने का मतलब क्या है, तुम बड़ा एरिया यहाँ पे सर्वे कर रहे हो, और यहाँ पे स्केल क्या है तुम्हारी, स्केल तुम्हारी ज्यादा है क्या, स्केल ज्यादा होगी, तुमने छोटा एरिया सर्वे किया है, छोटा एरिया सर्वे किया होगा तो डेफिनेटली तुम अपना जो इंटरवल रख सकते हो वो क्लोज इंटरवल लेके चल सकते हो, जिससे जो तुम्हें एक्यूरेसी मिलेगी वो ज्यादा मिलती है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन डी के साथ चलेंगे, ये वाला जो स्केल है वो ज्यादा एक्यूरेट वर्क हमें देगा इन केस ऑफ टोपोग्राफिक सर्वे मैप एज कंपेयर टू अदर ऑप्शंस। फाइन, क्लियर। अगर इतना क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए, सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है फॉर अ टैकोमीटर, हाँ जी, टैकोमीटर एक स्पेशल टाइप का थियोडोलाइट ही है, टैकोमीटर एक स्पेशल टाइप का थियोडोलाइट ही है, जिसमें क्या होता है बेसिकली यहाँ पे स्टेडिया डायफ्रागम हमें देखने को मिलता है। मतलब जो हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर होता है उसके रिस्पेक्ट में हमें 2 और एडिशनल हेयर्स देखने को मिलते हैं। अगर सेंट्रल हॉरिजॉन्टल हेयर है तो एक ऊपर हेयर मिलेगा, एक नीचे हेयर मिलेगा, इन्हें हम बोलते हैं यहाँ पे स्टेडिया हेयर्स। These are stadia hairs, ठीक है। और ये जो हमारा टैकोमीटर होता है इससे हम डिस्टेंस की भी मेजरमेंट करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, D = KS + C, ठीक है। तो अभी के लिए क्वेश्चन पूछ रहा था एडिटिव एंड मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट आर रिस्पेक्टिवली, तो उसने कुछ भी नहीं देके रखा कि हमने एनालिटिक लाइंस यूज किया कि नहीं यूज किया है। तो जो एडिटिव कांस्टेंट होता है जिसे हम C बोलते हैं ये 0 रहता है, और जो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है जिसे हम K बोलते हैं ये 100 होता है जनरली, बिकॉज यहाँ पे एक फॉर्मूला हम यूज करते थे D = D डिस्टेंस होता है
ठीक है, हमारा इंस्ट्रूमेंट और स्टाफ के बीच में क्या डिस्टेंस है वो निकालते हैं, डी इक्वल टू के एस प्लस सी। के एज यू कैन सी ये स्टाफ इंटरसेप्ट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दिस इज मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, और सी ऐड हो रहा है एडिटिव कांस्टेंट। ठीक है, तो आंसर विल बी सी का वैल्यू 0 और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट 100। ऑप्शन ए विल बी द आंसर। फाइन, क्लियर इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट्स फॉर फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर में आप मैक्सिमम कितना परमिसिबल फ्लोराइड लेके चल सकते हो, जो यहाँ पे डब्ल्यूएचओ का गाइडलाइन है। जो डब्ल्यूएचओ का गाइडलाइन है, तो बताइए मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट कितना। मैसेज रिट्रैक्टेड, ठीक है, मैसेज भेजते हो, ठीक है। डी नहीं, डी नहीं है, चेक कर लो। मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट पूछ रहा है ना, मैक्सिमम कितना। अगर वो बोलता डिजायरेबल, अगर वो बोलता डिजायरेबल लिमिट, फिर तो डी ऑप्शन सही था, 1 मिलीग्राम पर लीटर, ये आंसर सही था। ठीक है, इसने मैक्सिमम की बात करी है, देन ऑप्शन विल बी 1.5 मिलीग्राम पर लीटर, 1.5 मिलीग्राम पर लीटर, दिस विल बी द आंसर। ठीक है, कि मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट, मैं फिर से बोल रहा हूं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ फ्लोराइड इन द ड्रिंकिंग वाटर कितना, तो ये 1.5 मिलीग्राम पर लीटर। चलिए डब्ल्यूएचओ का गाइडलाइंस भी मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, देख लेते हैं एक बार। सो डब्ल्यूएचओ क्या बोलता है, गाइडलाइन फॉर द ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी सेट अप इन जिनोवा। ठीक है, हेडक्वार्टर है इसका 1993 के अंदर। पीएच वैल्यू, जो ड्रिंकिंग वाटर है, पीएच वैल्यू का रेंज कितना होना चाहिए, 6.5 से 8.5, 6.5 से 8.5। ठीक है, टोटल हार्डनेस कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो 300 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, आयरन कंटेंट की बात करें तो 0.3 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, क्लोराइड की बात करें तो 250 मिलीग्राम पर लीटर, सल्फेट की बात करें 200 मिलीग्राम पर लीटर, और कैडमियम की बात करें तो 0.01 मिलीग्राम पर लीटर। क्लियर? अगर वो डिजायरेबल पूछता क्वेश्चन के अंदर, डेफिनेटली आप 1 मिलीग्राम पर लीटर आंसर करते, लेकिन वहां पे लिखा गया है मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट, डेफिनेटली आंसर विल बी 1.5 मिलीग्राम पर लीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा द केमिकल मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ सेडिमेंटेशन ऑफ सीवेज इज। केमिकल जो मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं सेडिमेंटेशन ऑफ सीवेज, ये स्पीड बढ़ाने के लिए, जो सीवरेज है वो जल्दी जल्दी सेडिमेंट करे, डिपॉजिट करे। यस, कॉज फॉर रिजेक्शन, वेरी गुड। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर रिपोर्ट कीजिए फटाफट। द केमिकल मोस्ट कॉमनली यूज्ड, केमिकल हम मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं, दैट इज योर लाइम। ठीक है, तो बेटा जब आप इन्वायरमेंट स्टडी करते हो, और इन्वायरमेंट में ये चीजें आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई है सर ने भी। ठीक है, तो केमिकल जो हम मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं फॉर इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ सेडिमेंट ऑफ द सीवेज इज लाइम बेसिकली। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है इफ द ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम, और ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत बार रिपीटेड आ चुका है। जो बच्चे हिमाचल के हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको जूनियर इंजीनियर एग्जाम में भी देखने को मिल जाएगा, असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम को भी में भी देखने को मिल जाएगा। अगर आप SJVN, ठीक है, अगर आप SJVN का भी एग्जाम दिए हो तो आपको इस तरह का क्वेश्चन मिल जाएगा देखने में। बस खाली आपको फॉर्मूला ही यहाँ पे लेके चलना होता था। तो जो आपका यहाँ पे एक्सपेक्टेड टाइम है, व्हाट वुड बी द एक्सपेक्टेड टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी ए, सो लेट इट बी TE। E स्टैंड फॉर द एक्सपेक्टेड, T स्टैंड फॉर द टाइम। एक्सपेक्टेड टाइम क्या होता है आपका, जो ऑप्टिमिस्टिक टाइम है T0 प्लस 4 टाइम्स ऑफ मोस्ट लाइकली टाइम, प्लस और क्या बच रहा है आपका, पेसिमिस्टिक टाइम बच रहा है ना, प्लस pessimistic time divided by 6. This we have the formula. So T0, what is the optimistic time? It is 4 plus 6 into 6 हो जाएगा। मोस्ट लाइकली टाइम रिस्पेक्टिवली बोला है तो 6 ही है, और ये भी आपका 4 है, यहाँ पे 4 6 4 है भाई। ठीक है, 4 6 4, ओके लेट मी चेक इट। नहीं, ये 8 है, ये 4 नहीं है, ये 8 है। दिस इज नॉट 4, दिस इज 8, ये मिस प्रिंट हो गया यहाँ पे। प्लस 8 डिवाइडेड बाय 6। अब इसे सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है। 6 into 6 36 हो गया, है कि नहीं। 36 में तुम
गलती तो नहीं कर दिया कहीं कुछ? अच्छा ये 4 है इधर ना, ये 4 है। 6 4 24 प्लस 4 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 6। अब चेक कर लो कितना आ रहा है ये आ गया 24 7 28, 28 प्लस 8 36 भाग 6, आंसर आ गया 6 डेज। ऑप्शन बी विल बी द आंसर। कुछ भी नहीं करना था आपको, फॉर्मूला अप्लाई करके वैल्यूज गिवन था, आपको सॉल्व करना था। और क्वेश्चन के अंदर देखो क्या प्रॉब्लम थी, ऑल्दो अगर आपने चैलेंज किया होगा, जिन बच्चों ने एग्जाम दिया होगा, यहाँ पे 4.6 एंड 8 लिखा था, जबकि यहाँ पे कॉमा लगना था, 4,6 होना था। ठीक है, जो क्वेश्चन में इस तरह से कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ था 4.6 एंड 8। ठीक है, क्लियर? चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सकवेटर इज मोस्ट सुटेबल फॉर डिगिंग अंडर वाटर। अगर हम अंडर वाटर डिगिंग की बात कर रहे हैं तो उस केस में मोस्ट सुटेबल एक्सकवेटर बताओ क्या रहने वाला है? ड्रैग लाइन होगा, क्लैम शेल होगा, या डिपर शॉवल होगा? ठीक है, तो आंसर है ड्रैग लाइन। ड्रैग लाइन इज द मोस्ट सुटेबल एक्सकवेटर फॉर डिगिंग अंडर वाटर। ठीक है, ड्रैग लाइन किस तरह से दिखता है तो पिक्चर में यहां पे लेके आया हूं, लेट अस सी। सो दिस इज योर ड्रैग लाइन, ये है मेरा ड्रैग लाइन। और जो ड्रैग लाइन का बूम होता है वो हमारा मेन कंप्रेशन मेंबर होता है। बेसिकली ड्रैग लाइन का जो बूम होता है वो एक तरह से कंप्रेशन मेंबर के रूप में एक्ट करता है। फाइन, सो दिस इज बेसिकली ड्रैग लाइन। चलिए अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है द प्रोसेस इन विच क्लोरिनेशन इज डन बियॉन्ड द ब्रेक पॉइंट। ठीक है, जो हम क्लोरिनेशन करते हैं ब्रेक पॉइंट से परे जाके, उसे हम क्या बोलते हैं? प्री क्लोरिनेशन है, पोस्ट क्लोरिनेशन है, या सुपर क्लोरिनेशन है, ये ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन है। चलिए, सो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर गाइज, व्हाट विल बी द आंसर? So answer will be super chlorination. Answer will be super chlorination. Super chlorination is the process in which chlorination is done beyond the break point. ठीक है, अच्छा ये ब्रेक पॉइंट क्या होता है ये भी देख लेते हैं। चलिए कुछ मैं पॉइंट्स लेके आया हूं। नाउ सी, सुपर क्लोरिनेशन को अगर हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं तो व्हेन एक्सेस क्लोरीन कितना 5 से 15 मिलीग्राम पर लीटर, तो व्हेन एक्सेस क्लोरीन 5 से 15 मिलीग्राम पर लीटर ऐड किया जाता है, हम ऐड करेंगे इसको। ये कब ऐड करेंगे? जब कोई हमारे पास एपिडेमिक सिचुएशन होगा, जैसे कोविड आया ना, कोविड एक पैंडेमिक बन गया। पैंडेमिक वो सिचुएशन होता है जब कोई बीमारी एक देश या बहुत सारे देशों में एक साथ फैलती है और बहुत सारे लोगों को अपनी चपेट में लेती है। एपिडेमिक में क्या होता है? एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स एक ही बीमारी से ग्रसित है, ये एक पूरा कंट्री एक बीमारी से ग्रसित है। ठीक है, तो वो एपिडेमिक हो गया। तो एपिडेमिक के दौरान जो हम एक्सेस क्लोरीन दे रहे हैं 5 से 15 मिलीग्राम पर लीटर, such that it gives a residual of 1 to 2 milligram per liter beyond break point, this is called super chlorination. इसको बोला गया है सुपर क्लोरिनेशन। और ये जो सुपर क्लोरिनेशन होता है इट इज मोस्ट कॉमनली एडेड एट द एंड ऑफ फिल्ट्रेशन। सुपर क्लोरिनेशन इज एडेड एट द एंड ऑफ द फिल्ट्रेशन। ठीक है, पूछ सकता है भाई, पूछ सकता है। और ये सुपर क्लोरिनेशन कब करोगे? तो व्हेन इट इज, देखो सुपर क्लोरिनेशन में इट इज प्रीफर्ड व्हेन वाटर कंटेन्स सिस्ट ऑफ द हिस्टोलिटिका, दैट इज द ऑर्गेनिज्म व्हिच कॉजेज द एमोबिक डाइसेंट्री, तब हमें ये सुपर क्लोरिनेशन करने की जरूरत होती है। 5 से 15 मिलीग्राम पर लीटर हम क्या कर रहे हैं? एक्सेस में क्लोरीन डाल रहे हैं, और जो ब्रेक पॉइंट के बाद कितना हमें रेजिड्यू मिल रहा है? 1 से 2 मिलीग्राम पर लीटर। क्लियर? अच्छा, इसमें मैं ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन को भी डिफाइन कर रहा हूं। तो ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन क्या है? एक टर्म है दैट गिव्स अस एन आइडिया ऑफ एक्सटेंट ऑफ क्लोरीन एडेड टू वाटर। ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन क्या है? ये हमें आइडिया देगी हमें कितना हद तक क्लोरीन ऐड करना है वाटर के अंदर। इन फैक्ट इट रिप्रेजेंट्स दैट हाउ मच डोज ऑफ क्लोरिनेशन बियॉन्ड विच एनी फर्दर एडिशनल क्लोरीन विल अपीयर एज अ फ्री रेजिडुअल क्लोरीन। मतलब ये जो हमारा ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन है, ये अगर हमें पता होगा, इसके बाद हम जो भी यहाँ पे क्लोरीन की डोज देंगे वो एज अ रेजिडुअल क्लोरीन हमें मिलने वाला है। जैसे हमने सुपर क्लोरिनेशन के केस में किया कि 5 से 15 मिलीग्राम पर लीटर हम यहाँ डोज देते हैं और 1 से 2 मिलीग्राम पर लीटर ही हमें यहाँ पे रेजिडुअल क्लोरीन मिलती है।
ठीक है, चलिए सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ रहा है द सीवर विच रिसीव्स द डिस्चार्ज ऑफ अ नंबर ऑफ हाउस सीवर इज कॉल्ड। ऐसा सीवर जो बहुत सारे हाउस सीवर से वेस्ट को रिसीव कर रहा है, क्या बोलेंगे उसे? आंसर है लेटरल सीवर। सीधा सीधा क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन। आंसर है लेटरल सीवर कहलाता है वो, हाउस सीवर नहीं होता है भाई, हाउस सीवर नहीं होता, उसे बोला जाता है लेटरल सीवर। ठीक है, दैट इज योर लेटरल सीवर। क्वेश्चन ज्यादा है इसलिए मैं सभी ऑप्शन को यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज मेट इन द गैप ग्रेडेड सॉइल। तो गैप ग्रेडेड सॉइल कैसी सॉइल होती थी? ऐसी मिट्टी जिसमें एक पार्टिकुलर साइज रेंज मिसिंग था। ठीक है, मतलब हमारे पास मान लो कोर्स ग्रेन मटेरियल है, फाइन ग्रेन मटेरियल है, तो कोर्स और फाइन ग्रेन के बीच में अगर हम बात करें, हमारे पास ग्रेवल है, सैंडी सॉइल है, सिल्ट है, क्ले है, तो एक इंटरमीडिएट पार्टिकल साइज रेंज मिस है, दैट इज योर गैप ग्रेडेड। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? देखो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। देयर इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कोर्सर एंड फाइनर पार्टिकल वेयर इन द इंटरमीडिएट पार्टिकल्स आर मिसिंग। सही है, पहला डेफिनेशन पढ़ा, पहला स्टेटमेंट पढ़ा, वो बिल्कुल सही मिला। दूसरा, देयर इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कोर्सर एंड इंटरमीडिएट पार्टिकल्स वेयर इन द फाइनल पार्टिकल्स आर मिसिंग। फाइनल पार्टिकल नहीं होंगे, नहीं, कोर्सर और फाइनल होते हैं, इंटरमीडिएट वाले मिस होते हैं। यही तो मतलब होता है ना गैप ग्रेडेड का। गैप ग्रेडेड में हम ये भी बोलते हैं कि कुछ पार्टिकल साइज हमारा एक्सेस में और कुछ पार्टिकल साइज हमारा डेफिशिएंट है, कुछ हम ये भी बोल देते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मैं यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ ही चलूंगा, बिकॉज यही अप्रोप्रिएट आंसर हमें दिख रहा है। एज इन ऑप्शन सी देयर इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोर्सर, इंटरमीडिएट एंड फाइनल। अगर सभी होंगे फिर तो वेल ग्रेडेड सॉइल बन जाएगा ना, गैप ग्रेडेड तो रहेगा ही, है कि नहीं? फाइन, तो ऑप्शन ए विल बी द आंसर। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ मैक्सिमम प्लास्टिसिटी इंडेक्स। किसमें आपको सबसे ज्यादा पीआई वैल्यू मिलेगी? कौन सी सॉइल का आपको प्लास्टिसिटी इंडेक्स सबसे ज्यादा मिलता है? तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स आप कैसे लिखते हो? पीआई वैल्यू, तो इट इज इक्वल टू लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। और जितना छोटा पार्टिकल साइज उतना ही ज्यादा लिक्विड लिमिट, उतना ही ज्यादा पीआई वैल्यू। तो अगर हम क्ले की बात करते हैं, बिकॉज इसमें लिखा है क्ले विद मॉन्ट मोरिलोनाइट क्ले मिनरल, ये ऐसा क्ले मिनरल होता है जिसमें सबसे ज्यादा स्वेलिंग और श्रिंकेज होता है। ठीक है, आफ्टर दैट वी हैव द इलाइट क्ले मिनरल, वी हैव द क्योलिनाइट क्ले मिनरल, सबसे ज्यादा स्टेबल है ये। ठीक है, और डेली सिल्ट को भी इसने ऑप्शन में डाला है बेसिकली। तो हम चलेंगे ऑप्शन ए के साथ, क्ले विद मॉन्ट मोरिलोनाइट मिनरल हैविंग द मैक्सिमम प्लास्टिसिटी इंडेक्स। अगर हम क्ले मिनरल की भी बात करते हैं, दस वी हैव द क्योलिनाइट, इलाइट, मॉन्ट मोरिलोनाइट। तो मॉन्ट मोरिलोनाइट जो क्ले मिनरल है उसका पार्टिकल साइज आपका सबसे कम है एज कंपेयर टू क्योलिनाइट और इलाइट। क्लियर? चलिए, सो नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ रहा है एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन, इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये जो मेरा एम आई है, एम आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये जो एम सिंबल है ये सिल्ट को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो आई है वो इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब हमारा जो सॉइल है यदि सिल्ट है वो लो कंप्रेसिबल होगा, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल है, या वो हाईली कंप्रेसिबल है, ये लिक्विड लिमिट के ऊपर डिपेंड कर रहा था। अगर लिक्विड लिमिट 35% से कम था तो लो कंप्रेसिबल था, अगर लिक्विड लिमिट हमारा 35 से 50% के बीच में था वो इंटरमीडिएट था, अगर लिक्विड लिमिट 50% से ज्यादा था तो उस केस में हाईली कंप्रेसिबल था। तो एम आई स्टैंड फॉर द सिल्ट विद मीडियम कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, अब देखो ये बात कर रहा है कि ऑर्गेनिक सिल्ट विद लो कंप्रेसिबिलिटी, इनऑर्गेनिक सिल्ट विद मीडियम कंप्रेसिबिलिटी, इनऑर्गेनिक सिल्ट विद हाई कंप्रेसिबिलिटी, हाई कंप्रेसिबिलिटी, ऑर्गेनिक सिल्ट विद द मीडियम कंप्रेसिबिलिटी। अब थोड़ा ये ध्यान देना, ऑर्गेनिक सिल्ट और इनऑर्गेनिक सिल्ट, तो जनरली हम जो सिल्ट को लेके चल रहे हैं, हम यहाँ पे प्लास्टिसिटी चार्ट भी ड्रॉ करते थे, जिसका पर्पस क्या होता था? इनऑर्गेनिक सॉइल को ऑर्गेनिक सॉइल से ही अलग करना होता था, जिसमें ए लाइन से ऊपर हमें क्ले मिलता था, ए लाइन के नीचे हमें सिल्ट और ऑर्गेनिक सॉइल मिलती थी। तो हमारा जो आंसर होगा इनऑर्गेनिक सिल्ट हैविंग इंटरमीडिएट या मीडियम कंप्रेसिबिलिटी, ऑप्शन बी विल बी द आंसर। क्लियर? दिस विल बी द आंसर बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं और फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और मुझे इसका आंसर बताइए। सो आई वांट आंसर फ्रॉम यू गाइस।
ठीक है, तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है, अ सैचुरेटेड सॉइल हैज स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6, स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है 2.6, मॉइस्चर कंटेंट 0.3, 30% गिवन है, बट वुड बी द वाइट रेशियो ऑफ द सॉइल अंडर द सैचुरेटेड कंडीशन। तो क्या करोगे, अब तुम इक्वेशन यूज कर लोगे सीनियर इंजीनियर विद गार्ड, ठीक है, अच्छे से तुम पढ़ाई करोगे, सीनियर इंजीनियर बनोगे, सुरक्षा के लिए गार्ड मिलेगा। तो यहाँ पे बोल दिया, यहाँ पे सैचुरेटेड कंडीशन है, अगर सैचुरेटेड कंडीशन होगा तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 हो गया क्या, और वाटर कंटेंट गिवन है 0.3, स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है 2.6, बस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 6 18, तो 7 8, ये बना 0.78। ऑप्शन डी विल बी द आंसर, ऑप्शन डी विल बी द आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। बेटा साथ साथ आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, वैसे आप पढ़ोगे नहीं, अभी हमने ये सीरीज स्टार्ट कर दिया है, जितने भी प्रीवियस ईयर के अभी पेपर हुए हैं, फर्स्टली हम मूव कर रहे हैं हिमाचल स्टेट के साथ, आफ्टर दैट वी विल गो विद द पंजाब, आफ्टर दैट J&K, उसके बाद हम हरियाणा के साथ चलेंगे। और जैसे कि अभी हमारा ऑफलाइन क्लासेस भी चला हुआ है, रनिंग है चंडीगढ़ सेंटर के अंदर, तो हम ये पेपर जो अभी हम यहाँ सॉल्व करेंगे वो क्लास में सॉल्व नहीं हो रहे हैं, एक चीज बता देता हूँ, तो जो हम क्लास में सॉल्व कर रहे हैं वो यहाँ सॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो जो बच्चे ऑफलाइन क्लासेस लगा रहे हैं और जो अभी भी प्रेजेंट है, तो दोनों चीजों के ऊपर आपको ग्रैबिंग रखना है, ऐसा नहीं करना कि हम क्लास में सॉल्व कर लिए हमें यहाँ नहीं करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये पूछ रहा है, what would be the dry unit weight, what would be the dry unit weight of soil having a unit weight of 1.6 gram per cc and moisture content of 0.2। तो ये पूछ रहा है बेसिकली आपसे गामा डी क्या होगा, और क्वेश्चन में इसमें गामा बल्क दे के रखा है और वाटर कंटेंट भी गिवन है, तो सीधा सीधा तुम फॉर्मूला लगा दो, गामा डी दैट इज ड्राई यूनिट वेट इक्वल्स टू बल्क यूनिट वेट डिवाइडेड बाय 1 प्लस मॉइस्चर कंटेंट, यही होता है क्या। तो यहाँ पे 1.6 हो गया आपके पास बल्क यूनिट वेट, although ये डेंसिटी है, सो यू कैन राइट इट बल्क डेंसिटी, नो इशू विद दैट वन, ठीक है। सो 1.6 अपॉन 1 प्लस 0.2, तो जब तुम इसे सॉल्व करोगे 1.6 अपॉन 1.2, तो ये तुम्हारा 16/12 आएगा, तो 4 4 16, 4 3 12, तो 4 को 3 से भाग कर लो, और मेरे ख्याल से 1.33 आ रहा है कि नहीं, तो 1.33 ग्राम पर सीसी विल बी द आंसर, ऑप्शन डी विल बी द आंसर, ऑप्शन डी विल बी द आंसर, चेक कर लेना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, बेटा देखो अभी हम सॉइल स्टार्ट नहीं किए हैं, तो अभी मैं क्वेश्चन को वैसे बता दूंगा, लेकिन सॉइल में हम डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम कंपैक्शन चैप्टर पढ़ते हैं, कि हमें सॉइल को क्यों कंपैक्ट करना होता है, और हमारा कंपैक्ट करने का जो साधन होता है, मीन होता है, वो क्या रहता है। जैसे अभी यहाँ पे वो मशीनरी के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सो विच टाइप ऑफ रोलर्स आर सुटेबल फॉर कंपैक्शन ऑफ क्लेई सॉइल, अगर हम क्लेई सॉइल की कंपैक्शन की बात करते हैं तो कौन से टाइप का रोलर चाहिए होता है। एक चीज बता देता हूँ, ये जो क्लेई सॉइल होता है इसका पीआई वैल्यू बहुत हाई होता है, प्लास्टिक इंडेक्स इसका काफी हाई होता है। अगर गलती से ये क्लेई सॉइल में ब्लैक कॉटन सॉइल मतलब मॉन्ट मोर्लोनाइट क्ले मिनरल प्रेजेंट होगा, तो हमें क्या करना पड़ता है, उस सॉइल को स्टेबलाइज करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं लाइम स्टेबलाइजेशन के साथ, ठीक है। ओके चलिए क्वेश्चन के साथ मूव करते हैं। तो कंपैक्शन ऑफ क्ले सॉइल किससे करोगे, शीप फुट रोलर से। तो मैंने बेसिकली ग्रुप में भी पिक्चर शेयर किए थे कि शीप फुट रोलर्स कैसे दिखते हैं, ठीक है। शीप फुट रोलर्स का हम यूज करते हैं, जो वाइब्रेटरी रोलर्स होते हैं। अगर हमारे पास ग्रैनुलर सॉइल होती है तो ग्रैनुलर सॉइल को ये बहुत ही अच्छे से कॉम्पैक्ट करते हैं। ये जो शीप फुट रोलर्स होते हैं इसमें हमारा नीडिंग एक्शन होता है, ये नीडिंग एक्शन के थ्रू हमारी सॉइल को कॉम्पैक्ट करते हैं। जैसे हम आटा गूंथते हैं वैसे यहाँ पे क्या होता है, जो मेरा ड्रम होता है रोलर का, उसके ऊपर प्रोजेक्शंस होती हैं, उभरी हुई प्रोजेक्शन होती हैं, जस्ट लाइक द फुट ऑफ द शीप। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोट्रोपिक सॉइल
देखो थोड़ा, आइसोट्रोपिक सॉइल किसने बात कर दी और नॉन होमोजीनियस सॉइल किसने बात कर दी। तो पहले तो तुम ये समझो कि आइसोट्रोपिक का मतलब क्या है। आइसोट्रोपिक, तो आइसोट्रोपिक बोलने का मतलब क्या है कि अगर मैं समझने के लिए यहां पे मैंने एक आर्बिट्री शेप बॉडी कंसीडर कर ली, तुम कोई सा एक पॉइंट in any direction at a given point in any direction, if we are getting the same property of soil, let it be permeability of soil, then soil is said to be isotropic in nature. किसी एक given point पे in any direction if we are getting the same property of soil, then soil is said to be the isotropic. अच्छा, और homogeneous क्या होता था, at any point but in a given direction, at any point but in a given direction if we are getting the same soil property then it is homogeneous. लेकिन यहाँ पे इसमें लिखा है नॉन होमोजीनियस, तो मतलब at any point the soil property, that is let it be permeability, that is also property of soil, ठीक है, वो सेम नहीं है। तो ऑप्शन के साथ चलते हैं, permeability of soil at different point, ये अलग अलग पॉइंट हो गए। permeability of soil at different point is same, different point पे सेम नहीं होगा, यहाँ पे अलग होगा, K1 K2 K3, अगर सेम हो गए फिर वो यहाँ पे होमोजीनियस लिखता, तो ये ऑप्शन नहीं है। permeability of soil is same at different points in all direction, अगर वो कुछ ऐसा लिख रहा है permeability of soil is same at different points, अलग अलग, तुम पॉइंट कोई सा भी कंसीडर कर लो और डायरेक्शन कोई से भी कंसीडर कर लो, अगर तुम्हें यहाँ पे सेम मान लो ये kx हो गया, ky हो गया, kz हो गया, तो kx इक्वल टू ky इक्वल टू kz, अगर तुम्हें कुछ ऐसी फॉर्मेशन देखने को मिल रही है देन soil is said to be homogeneous and isotropic in nature। तो ये भी मेरा आंसर नहीं होने वाला है, ऑप्शन बी भी नहीं है, राइट। सी ऑप्शन में बोल रहा है permeability of soil is same at a point, permeability of soil is same at a point, एक given point पे in any direction, at a point in all the direction बोलेंगे x y z, however the property is different at different points, अलग अलग पॉइंट पे आपको अलग अलग प्रॉपर्टी मिलने वाली है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे मान लो kx ky kz ये तीनों सेम नहीं है, अलग अलग है, तो ऑप्शन सी विल बी द आंसर, ऑप्शन सी विल बी द आंसर। तो बेटा जब आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी स्टडी करते हो तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम मटेरियल की जब प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो मटेरियल मेरा होमोजीनियस है, आइसोट्रोपिक है या एनिसोट्रोपिक है, ठीक है, तो सारी चीजें हम सोम में स्टडी करते हैं। सेम कंसेप्ट हम यहाँ पे सॉइल में भी अप्लाई करते हैं बेसिकली। जैसे सॉइल होमोजीनियस है, आइसोट्रोपिक है, सेमी इनफाइनाइट है, ठीक है, इसका क्या मतलब है, जब हम ये सॉइल पढ़ते हैं, सॉइल में जब हम इफेक्टिव स्ट्रेस के बाद अपना सॉइल एनालिसिस के पार्ट में एंटर करते हैं तो सारी चीजें हम डिटेल में स्टडी करते थे वहां पे, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ रहा है इन होमोजीनियस अर्थ डैम द अपस्ट्रीम फेस ऑफ डैम इन कांटेक्ट विद वाटर रिप्रेजेंट्स। जैसे ये मान लो कि मेरा अर्दन डैम है, ठीक है, और अपस्ट्रीम पे यहाँ पे वाटर है, ये अपस्ट्रीम फेस हो गया इसका, तो ये अपस्ट्रीम साइड मैंने बोल दिया और ये डाउनस्ट्रीम साइड हो गया, ध्यान देना, और ये मेरा डैम बॉडी है। क्वेश्चन में ये क्या पूछ रहा है, ध्यान देना भाई, इन होमोजीनियस अर्थ डैम अपस्ट्रीम फेस, ये है अपस्ट्रीम फेस, दिस इज अपस्ट्रीम फेस ऑफ द डैम, अपस्ट्रीम फेस ऑफ डैम। तो ये क्वेश्चन कर रहा है कि जो अपस्ट्रीम फेस ऑफ डैम है विच इज इन कांटेक्ट विद वाटर, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जब हम अर्दन डैम की बात करते हैं तो जो टॉप मोस्ट फ्लो लाइन होता है इसे हम बोलते हैं यहाँ पे फ्रेटिक लाइन, टॉप मोस्ट फ्लो लाइन कहलाता है फ्रेटिक लाइन। फ्रेटिक लाइन के ऊपर जो प्रेशर होता है जीरो है। तो बेटा जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हो तो हम प्रेशर स्केल के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को स्टैंडर्ड मान के चलते हैं जो जीरो होता था, ठीक है, तो प्रेशर जीरो बोलने मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, तो इसके ऊपर वाली जो सॉइल होती थी वो ड्राई और इसके नीचे वाली जो सॉइल होती थी वो सैचुरेटेड है। तो यहाँ पे जो भी वाटर पाथ फॉलो करता था उसे हम बोलते थे फ्लो लाइन या स्ट्रीम लाइन, तो रेड वाली फ्लो लाइन होगी बेसिकली, ठीक है, और ये जो ब्लैक वाली है ये है मेरी यहाँ पे इक्विपोटेंशियल लाइंस लाइक दिस वन। तो ये जो अपस्ट्रीम स्लोप है, ये जो अपस्ट्रीम स्लोप है, ये जो अपस्ट्रीम फेस है डैम का, ये एक तरह से इक्विपोटेंशियल लाइन को रिप्रेजेंट करता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन डी विल बी द आंसर। क्लियर है? चलिए अगर इतना क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। यस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं।
अगले क्वेश्चन में पूछ रहा था अपस्ट्रीम फेस ऑफ द डैम इज क्रिटिकल, डैम का अपस्ट्रीम फेस कब क्रिटिकल होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो वही केस कंसीडर कर लेते हैं कि एक हमारे पास यहाँ पे अर्दन डैम है, मिट्टी से बना हुआ है मटेरियल, कंपोजिट भी हो सकता है, और हियर वी हैव वाटर एट अपस्ट्रीम, सो दिस इज काइंड ऑफ योर अपस्ट्रीम बेड, दिस साइड इज डाउनस्ट्रीम बेड एंड दिस इज माय डैम। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ये पूछ रहा है कि जो अपस्ट्रीम फेस ऑफ द डैम है, ये वाले फेस की बात कर रहा है, इस फेस की, ये जो अपस्ट्रीम फेस ऑफ डैम है, इट इज क्रिटिकल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। किस कंडीशन में ये जो अपस्ट्रीम फेस है ये क्रिटिकल, डाउनस्ट्रीम फेस की बात नहीं कर रहा है, ऑल्दो डाउनस्ट्रीम साइड में यहाँ पे हमारा टेल वाटर होता है। ठीक है, डाउनस्ट्रीम साइड में भी टेल वाटर होता है, तो ध्यान देना जब सडन ड्रॉ डाउन होगा, अचानक से वाटर का लेवल नीचे आ जाएगा, व्हाट विल हैपन, यहाँ पे फेलियर ऑफ दिस स्लोप हमें देखने को मिलता है, ये होता है ड्यू टू सडन ड्रॉ डाउन। ठीक है, तो पहला ऑप्शन बोल रहा है अंडर फुल रिजर्वायर कंडीशन में होगा या अंडर सडन ड्रॉ डाउन कंडीशन में होगा, यस दिस विल बी द आंसर ऑल्दो। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है अंडर एम्प्टी रिजर्वायर कंडीशन, नो, अंडर अबव ऑल कंडीशन, सारी की सारी कंडीशन होगी तभी होगा, नहीं। क्रिटिकल जो आपके पास यहाँ पे केस बनने वाला है जब सडन ड्रॉ डाउन होता है अपस्ट्रीम वाटर लेवल में, तो जो अपस्ट्रीम स्लोप होता है, अपस्ट्रीम फेस ऑफ डैम होता है, इसके फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो ऑप्शन बी विल बी द आंसर। इसका मैं थोड़ा और जस्टिफिकेशन लेके आया हूं, देखिए। तो जस्टिफिकेशन में सी, फेलियर ऑफ एन एम्बैंकमेंट डैम कैन रिजल्ट फ्रॉम द इनस्टेबिलिटी। कैसे फेल कर सकता है अर्दन डैम, या तो अपस्ट्रीम वाला स्लोप फेल कर जाए या तो डाउनस्ट्रीम वाला स्लोप फेल कर जाए, है कि नहीं, इधर द अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम स्लोप्स, द फेलियर सरफेस में लाई विद इन द एम्बैंकमेंट, मतलब जो हमारा एम्बैंकमेंट है उसी में ही फेलियर सरफेस हो सकता है, उसके बाहर भी जा सकता है, और मे पास थ्रू द एम्बैंकमेंट एंड फाउंडेशन सॉइल। ठीक है, जो हमारा स्लिप सर्कल बनता है बेसिकली। नाउ द क्रिटिकल स्टेजेस इन एन अपस्ट्रीम स्लोप आर, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्वेश्चन में उसने अपस्ट्रीम स्लोप लिखा है, अगर वो डाउनस्ट्रीम स्लोप लिखता फिर आंसर कुछ और हो जाता। ठीक है, तो देखते हैं। सो एट द एंड ऑफ कंस्ट्रक्शन, जब हमारा कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाएगा तब भी यहाँ पे अपस्ट्रीम स्लोप के फेल होने के चांसेस बनते हैं, क्रिटिकल कंडीशन है। सेकंड, ड्यूरिंग द सडन ड्रॉ डाउन और रैपिड ड्रॉ डाउन, ऑप्शन में ये गिवन था, एट द एंड ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं था, सो हम इसी के साथ मूव किए। अच्छा, अगर हम बात करें क्रिटिकल स्टेज इन द डाउनस्ट्रीम स्लोप, डाउनस्ट्रीम स्लोप कब हमारा क्रिटिकल कंडीशन में होगा, देख लेते हैं इसे भी। अगेन एट द एंड ऑफ द कंस्ट्रक्शन, ये दोनों में ही आ रहा है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों में पार्टिसिपेट करेगा। एट द एंड ऑफ कंस्ट्रक्शन, जब भी डैम कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम स्लोप हमारे क्रिटिकल रहेंगे। ड्यूरिंग द स्टेडी सीपेज व्हेन रिजर्वायर इज फुल, जब रिजर्वायर फुल होगा और स्टेडी सीपेज होगा। ठीक है, स्टेडी फ्लो बेसिकली आप फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हो कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारा जो फ्लो और फ्लूइड प्रॉपर्टीज है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछ रहे, देखो ये वो चीज है जो पहले इसने क्वेश्चन डाल दिया था बेसिकली, और जिसका मैं आंसर रिपोर्ट कर चुका हूं। ऑल्दो तुम देख सकते हो ऐसा एग्जाम में रहता कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया और उसी के लिंक्ड में कोई आपको दूसरा क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएगा, हो सकता है वो आपको एंड में मिले। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन को 10 नंबर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया और वैसा जैसे उसका कुछ आंसर लिंक्ड हो रहा है अगले क्वेश्चन के साथ, उसका नंबर मान लो 50 है 60 है, तो ऐसा आपको यूजुअली देखने को मिल सकता है एग्जाम के अंदर, होता भी है, जैसे कि इस एग्जाम में भी हुआ है। द कोर प्रोवाइडेड इन द रॉक फिल डैम कंसिस्ट ऑफ व्हाट, ऑफ कोर्स क्ले मटेरियल। हम इम्परवियस मटेरियल यूज करते हैं कोर बनाने के लिए, तो क्ले मटेरियल से ज्यादा और कोई इम्परवियस मटेरियल हमारे पास होता नहीं है। और अर्दन डैम में हम क्या करते हैं, जब कोर बनाते हैं तो हम सोडियम वाटर से, नमक वाले पानी से अपनी सॉइल को ट्रीट करते हैं, तो सोडियम क्ले पिक्चर में आता है, जिससे इम्परवियसनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ, इनमें से हम कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं अगर हमें बीरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल को एस्टिमेट करना है और हमें लैब टेस्ट यूज करना है, लेबोरेटरी टेस्ट हमें यूज करने हैं। दिस इज द क्वेश्चन बेसिकली। हाँ जी, तो मुझे इसका आंसर बताएं भाई, आई वॉन्ट फ्रॉम यू गाइज कि इसका आंसर क्या होगा। तो प्रोक्टर टेस्ट एक लैब टेस्ट है, ओके, मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट भी है। तो ये जो प्रोक्टर टेस्ट जिसे हम एलसीटी लाइट कंपैक्शन टेस्ट और मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट जो है जिसे हम यहाँ पे हैवी कंपैक्शन टेस्ट के नाम से जानते हैं, तो इसमें हमें मिट्टी में कितना मॉइस्चर मिलाना होता है ओएमसी, सो दैट हम यहाँ पे मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अचीव करें, ये निकालते हैं। तो ये बीरिंग कैपेसिटी तो हमें देगा नहीं, तो पहले दो ऑप्शन तो बाहर हो गए।
प्लेट लोड टेस्ट बेसिकली यहाँ पे हम क्या करते थे, प्लेट लोड टेस्ट मोस्टली एक फील्ड टेस्ट होता है जिससे हम के वैल्यू निकालते हैं मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन मोस्टली, ठीक है। तो बचा यहाँ पे ट्राइक्सियल टेस्ट। तो ट्राइक्सियल टेस्ट से हम क्या करते हैं, सी एंड फाई कोहेजन एंड एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन निकालते थे, और ये सी एंड फाई जो है ये शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर ऑफ सॉइल है, तो कहीं ना कहीं आप बीयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल को बता देते हो। तो ऑप्शन विल बी डी, डी यहाँ पे आंसर रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज द मैक्सिमम पोरोसिटी। मैक्सिमम पोरोसिटी किसका होगा, तो भाई जिसकी वाइड रेशियो मैक्सिमम, ऑफ कोर्स उसका पोरोसिटी भी मैक्सिमम। और सबसे ज्यादा पोरोसिटी और वाइड रेशियो किसका, वाइड रेशियो की बात करें तो क्लेई सॉइल का वाइड रेशियो सबसे ज्यादा, तो डेफिनेटली क्लेई सॉइल की पोरोसिटी भी सबसे ज्यादा होगी। क्लियर। कोई डाउट होगा तो तुम यहाँ पे चैट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। आई एम आल्सो लुकिंग योर डाउट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट वुड बी द क्रिटिकल एग्जिट ग्रेडियंट ऑफ ए सॉइल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी दिस वन एंड वाइड रेशियो दिस वन। तो जब हम क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लिखते हैं आईसी विच इज इक्वल टू जी माइनस 1/1 प्लस ई, जी गिवन है 2.5 माइनस 1 और ई भी गिवन है आपको 1.5, तो मेरे ख्याल से ऊपर आ रहा है 1.5, नीचे भी आ रहा है 1.5, 1.5 से 1.5 कट गया, आंसर आ गया 1, ऑप्शन विल बी डी, ऑप्शन विल बी डी, डी इज द आंसर। ठीक है, मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन ज्यादा है, टाइम कम है। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है ड्यू टू एक्सपल्शन ऑफ पोर वाटर, जब हमारा पोर वाटर बाहर निकलेगा फ्रॉम अ सैचुरेटेड सॉइल मास लीड्स टू द फॉलोइंग। तो हमें पता है, हमें क्या पता है कि जो इफेक्टिव स्ट्रेस होता था वो टोटल में से हम क्या करते थे, पोर वाटर प्रेशर को कम करते थे। अगर ये तुम्हारा पोर वाटर प्रेशर दैट इज एक्सपल्शन ऑफ वाटर होगा फ्रॉम द वॉइड्स ऑफ द सॉइल मास, ऑफ कोर्स पोर वाटर प्रेशर मेरा डाउन जाएगा, तो कहीं ना कहीं इफेक्टिव स्ट्रेस मेरा बढ़ेगा। अगर इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ेगा तो सॉइल का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्रीज इन द शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल, इंक्रीज इन द शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल, दिस विल बी द आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मेसनरी। तो 1 क्यूबिक मीटर अगर ब्रिक मेसनरी है उसमें कितनी ईंटें चाहिए पड़ेंगी। तो अगर मैं यहाँ पे मॉडुलर ब्रिक की बात करूं तो साइज आपको पता है, यहाँ पे विद मोटर हम कितने लेके चलते हैं, 20 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर, यही होता है ना ब्रिक मेसनरी में। ब्रिक विद मोटर है, ठीक है। अब विदाउट मोटर होगा तो 19 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर होता है ना। एम फॉर मोटर, एम फॉर मॉडुलर ब्रिक, क्लियर। तो अगर तुम इस ईंट का वॉल्यूम लिख लो तो कितना हो जाएगा, मीटर में लिख लेना, 20 सेंटीमीटर 0.2 मीटर हो गया क्या, 10 सेंटीमीटर 0.1 मीटर हो गया, और ये भी कितना हो गया तुम्हारा 0.1 मीटर वॉल्यूम, और वॉल्यूम तुम्हें कितना गिवन है 1 क्यूबिक मीटर। तो टोटल तुम्हें इतना काम करना है 1 क्यूबिक मीटर। एक ईंट का वॉल्यूम कितना है 2.2 है, तो 10 ऊपर चला गया, और यहाँ पे भी 0.1 है तो अगेन 10 ऊपर चला गया, और यहाँ पे 0.1 है 10 ऊपर चला गया, 2 5 10, 5 into 100 500, 500 ईंटें लगेंगी बेसिकली, जो तुम्हें स्टैंडर्ड वैसे ही पता होता है कि 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क में हमें 500 ईंट चाहिए पड़ती है, तो हमने निकाल भी लिया यहाँ से। द मोस्ट कॉमनली यूज रिटार्डर इन सीमेंट इज, सीमेंट में मोस्ट कॉमनली यूज रिटार्डर क्या होता है, रिटार्डर वो है जो सेटिंग टाइम को प्रोलॉन्ग कर देते हैं, सेटिंग टाइम को बढ़ा देते हैं, मतलब सीमेंट हमारा धीरे धीरे सेट करेगा। और ये जो रिटार्डर होता है ये है मेरा जिप्सम, ये जो मेरा रिटार्डर है ये है मेरा जिप्सम, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड आपका एक्सेलरेटर है जो सेटिंग टाइम को कम कर देता है, तो जल्दी सेट करवाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में द कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट फॉर सीमेंट कंक्रीट डिटरमाइन इट्स। जो कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट है, ये जो कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट है ये क्यों किया जाता है, सीमेंट कंक्रीट का कौन सी प्रॉपर्टी या कौन सी चीज को निकालने के लिए किया जाता है। स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट बताएगा, पोरोसिटी ऑफ सीमेंट बताएगा, डिग्री ऑफ कंपैक्शन अंडर लोड बताएगा, या वर्केबिलिटी बताएगा। ऑफ कोर्स ये वर्केबिलिटी बताता है कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट, ठीक है। जो मेरे पास लो वर्केबल कंक्रीट होता है जिसको हम अपना स्लम्प टेस्ट से उसकी वर्केबिलिटी को मेजर नहीं कर पाते, उसके लिए हम क्या करते हैं, कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। जब ये बात करेगा ओपीसी तो अंडरस्टैंड करना, यहाँ पे ग्रेड उसने दिया नहीं है, आप 33 ग्रेड ही लेके चलोगे। तो 33 ग्रेड की अगर हम बात करें, 33 ग्रेड मतलब 33 एमपीए, तो यहाँ पे 7 दिन के बाद कितना स्ट्रेंथ मिल रहा है, 3 दिन के बाद कितना स्ट्रेंथ मिल रहा है, और 28 दिनों के बाद कितना स्ट्रेंथ मिल रहा है, ये 3 चीजें हैं। तो 3 दिन के बाद हमें 50% स्ट्रेंथ मिलती है, आफ्टर 7 days वी आर गेटिंग 2/3 कितना हो गया 67% हो गया,
और आफ्टर 28 days वी आर गेटिंग 100%। तो इसने क्या बोला है, आफ्टर 3 days, तो 3 days का 33 का आधा कर दो तो 16.5 हो गया क्या? 16.5 देखो कहां पे, 16, वेरी एप्रोप्रिएट ऑप्शन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द आंसर, ऑप्शन सी विल बी द आंसर। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है द इफेक्टिव थिकनेस ऑफ फिलेट वेल्ड। जो फिलेट वेल्ड होता है इसकी इफेक्टिव थिकनेस क्या होता है? तो इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं K/S। K जो होता है यहाँ पे ये डिपेंड करता है एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस के ऊपर, S होता था साइज ऑफ वेल्ड। तो यहाँ पे जो थ्रॉट थिकनेस होगा या जो इफेक्टिव थिकनेस होगा वो कहीं ना कहीं एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस के ऊपर डिपेंड करेगा। इज अ फंक्शन ऑफ एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस, ऑप्शन सी विल बी द आंसर। ये बहुत बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर भाई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन बीम अकर्स वेयर। तो मेरे ख्याल से ये चीज हमने रिसेंटली देखा भी था क्लास के अंदर। ठीक है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है इन बीम। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमें ये इक्वेशन पता है जो लाइफ लाइन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का dm/dx रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्पैन गिव्स शियर फोर्स। और हमें पता है, हमें क्या पता है मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर गेटिंग मैक्सिमम एंड मिनिमा हम उसका डेरिवेटिव निकालते हैं और इक्वेट कर देते हैं जीरो के बराबर। तो ये तुम्हारा बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कब होगा? जब शियर फोर्स तुम्हारा जीरो हो जाएगा। और शियर फोर्स जब तुम्हारा जीरो होगा कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा होगा, साइन चेंज करेगा तभी बीच में कहीं जीरो होगा। तो इन शॉर्ट अगर शियर फोर्स चेंजेस साइन ऑप्शन में नहीं है फिर तुम आंसर रिपोर्ट करोगे वे शियर फोर्स इज जीरो। अगर ऑप्शन में दिया है कहीं शियर फोर्स चेंजेस साइन देन दिस विल बी द आंसर। दिस इज द एग्जैक्ट और एप्रोप्रिएट आंसर। क्लियर? चलिए, तो अगर इतना क्लियर है तो जैसा कि बच्चे पूछ रहे थे कि सर ऑफलाइन क्लासेस नया बैच कब से स्टार्ट किया है, तो हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, 5 अप्रैल से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हुआ है। जो बच्चे इंटरेस्टेड है सो दे कैन कॉन्टेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा था स्टिफनेस ऑफ अ हेलिकल स्प्रिंग इज एक्सप्रेस्ड एज। जो स्टिफनेस होता है हेलिकल स्प्रिंग का, तो स्टिफनेस की अगर हम बात करें तो ये हमें बताता है जो के होता है बेसिकली, तुम स्प्रिंग कांस्टेंट बोल दो या स्टिफनेस बोल दो, बात एक ही है। तो ये होता है लोड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफ्लेक्शन। कितना लोड चाहिए पड़ता है स्प्रिंग में यूनिट डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करने के लिए, दैट इज योर स्टिफनेस। तो लोड पर यूनिट लेंथ होगा नो, लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन विल बी द आंसर। ऑप्शन बी विल बी द आंसर। लोड पर यूनिट डायमीटर नो, डिफ्लेक्शन पर यूनिट लोड नो। ठीक है, मैसेज रिट्रैक्टेड। अब ये पता नहीं आप लोग क्या लिखते हो फिर उसको खुद ही कट कर देते हो और मैसेज रिट्रैक्टेड करके आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये हम कर चुके हैं अभी क्वेश्चन। द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास m अबाउट इट्स डायमीटर इज। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है क्या होगा? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है क्या होगा भाई? तो अगर मैं यहाँ पे एक सर्कुलर डिस्क कंसीडर करूं, ध्यान है ये सर्कुलर डिस्क हो गया कोई, ठीक है, तो ये एक इसकी एक्सिस हो गया और ये एक्सिस होगी, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई वाई एक्सिस है, और दोनों ही ये एक्सिस क्या है, डायमीटर के अलोंग है। एक्स एक्सिस भी डायमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई वाई एक्सिस भी डायमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो ब्लैक वाली एक्सिस है ना, ये दिस एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द दिस सीजी ऑफ डिस्क। ये जो ब्लैक वाली लाइन है इस डिस्क के परपेंडिकुलर, मतलब ऐसे बाहर की तरफ आ रही है। ठीक है, क्लियर? तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम सर्कुलर डिस्क लिखते हैं, अगर मैं लिखूं यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क अबाउट एन एक्सिस, किस एक्सिस के अबाउट? एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट, परपेंडिकुलर टू इट, टू इट बोलने मतलब डिस्क के परपेंडिकुलर है, एंड पासिंग, ये सीजी है डिस्क का,
and passing through CG of disk and passing through CG, तो ये हमारे पास आंसर होता है mr²/2। m यहाँ पे मास ऑफ डिस्क है, r यहाँ पे रेडियस ऑफ डिस्क है, ठीक है, और ये हमारे पास फॉर्मूला होता है जनरली। और इन शॉर्ट ये जो mr²/2 है ये आई जेड हो गया। अगर ये सर्कुलर सेक्शन है तो हमें पता है कि जो आई जेड होता है ना वो आई एक्स प्लस आई वाई के बराबर होता है, दिस वी नो वेरी वेल। और अभी ये जो मेरा डिस्क है वो सिमेट्रिकल है, सो वी कैन राइट हियर आई एक्स इक्वल टू आई वाई। सो वी कैन डू, ध्यान देना भाई, आई जेड क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ आई एक्स लिख लो, आई वाई लिख लो, एज यू वांट टू राइट। सो आई एक्स क्या हो जाएगा आई जेड, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस बाय द 2। जेड एक्सिस के अबाउट कितना मिला mr²/2 है, और इसको तुम्हें 2 से डिवाइड करना तो 4 हो गया। तो ऑप्शन सी विल बी द आंसर, चेक कर लो भाई, ऑप्शन सी विल बी द आंसर। ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इतना समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये पूछ रहा है अ कोलिजन इज सेड टू बी परफेक्टली इनइलास्टिक इफ द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज। अगर इन इलास्टिक कोलिजन होगा तो जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो इसकी वैल्यू पूछ रहा है, बताओ कितनी होगी। हाँ जी, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन इज 0। ठीक है, 0 होता है। ऑल्दो इसका भी हमारे पास एक एक्सप्लेनेशन है। सो राइट नाउ नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर मोर, सो आई एम जस्ट प्रोसीडिंग फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है द कैरी ओवर फैक्टर इन अ प्रिज्मेटिक मेंबर हुज फार एंड इज फिक्स। इसका फार एंड फिक्स है, जैसे मान लो ये फिक्स कर देते हैं और यहाँ पे कोई मूवमेंट दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एम मूवमेंट लगा देते हैं, तो ये फार एंड फिक्स है, दिस इज फिक्स फार एंड। तो यहाँ पे कितना कैरी ओवर फैक्टर जाएगा, यहाँ पे कितना कैरी ओवर फैक्टर जाता है, तो आंसर है यहाँ पे इसका आधा जाएगा, m/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मूवमेंट एट फार एंड m/2 और मूवमेंट अप्लाइड m, तो ये कितना आता है 1/2 हो गया, तो 0.5 आंसर हो गया। तो 1/2 गिवन ऑल दो, ऑप्शन बी विल बी द आंसर, ऑप्शन बी विल बी द आंसर। ठीक है, अगर यही मेरा मान लो फार एंड मेरा हिंज्ड होता तो क्या होता, अगर फार एंड हिंज्ड है और यहाँ पे एक मूवमेंट लगा हुआ है, ठीक है, m फार एंड मेरे पास यहाँ पे क्या हिंज्ड है, तो यहाँ पे जो कैरी ओवर फैक्टर होता है कितना यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 0, और कितना अप्लाई किया था m, आंसर हो गया 0। 0 अगर यहाँ पे लिखा है कहीं ये फार एंड अगर हिंज्ड होता उस केस में बनेगा। ठीक है, हाँ, अगर फार एंड मान लो मेरा कैंटिलीवर बीम है तो यहाँ पे कोई मूवमेंट लगा हुआ है m, तो डेफिनेटली यहाँ पे मूवमेंट m आएगा, बट फर्क कितना है कि उसका जो साइन होगा अपोजिट होगा। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज होगा, तो मूवमेंट एट फार एंड वो साइन अपोजिट हो गया, और अप्लाइड एम है तो -1 बनता अगर कैंटिलीवर बीम गिवन होता तो। ठीक है, उस केस में कैंटिलीवर बीम के लिए हमारा आंसर -1 होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ जी, बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन इन अ कॉन्जुगेट बीम गिव्स व्हाट। तो हमें पता है कि जब हम कॉन्जुगेट बीम कंसेप्ट पढ़ते थे, अगर हम कॉन्जुगेट बीम में किसी भी लोकेशन के ऊपर बेंडिंग मोमेंट निकालते थे तो वो रियल बीम में डिफ्लेक्शन शो करता था उस पर्टिकुलर लोकेशन पे। ठीक है, अगर हम कॉन्जुगेट बीम में शियर फोर्स निकालते थे तो रियल बीम में वो हमें स्लोप प्रोवाइड करता था। ठीक है, हम अपनी रियल बीम को कॉन्जुगेट बीम में भी कन्वर्ट करते थे पहले। तो बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन इन कॉन्जुगेट बीम गिव्स द एक्चुअल बीम। एक्चुअल बीम में क्या देगा वो, एक्चुअल बीम में हमें डिफ्लेक्शन देता है। ऑप्शन सी विल बी द आंसर, ऑप्शन सी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेप फैक्टर फॉर अ सॉलिड सर्कुलर सेक्शन सब्जेक्टेड टू अ बेंडिंग अबाउट इट्स डायमीटर। तो ये जो शेप फैक्टर होता है ये रेशियो होता है बेसिकली प्लास्टिक मूवमेंट टू यील्डिंग मूवमेंट, या प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस टू इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस, ये शेप फैक्टर होता है बेसिकली। तो जनरली हमारा ये जो सॉलिड सर्कुलर सेक्शन है, सॉलिड सर्कुलर सेक्शन केस में वैल्यू होती थी 1.69, सो लेट इट बी 1.70। सीधा सीधा हमारे पास आंसर है। फाइन, तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर रिपोर्ट कीजिए। मिनिमम ग्रेड ऑफ रिइंफोर्स्ड कंक्रीट
मिनिमम हमें कितना ग्रेड ऑफ कंक्रीट चाहिए अगर हम आरसीसी वर्क की बात कर रहे हैं फॉर माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस, दैट इज IS 456 की बात कर रहे हैं, दैट इज बाइबल फॉर द सिविल इंजीनियरिंग। IS 456 के अकॉर्डिंग अगर हम माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन में है, देन व्हाट शुड बी द मिनिमम ग्रेड ऑफ द कंक्रीट फॉर आरसीसी वर्क? सो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर एंड एक्सट्रीम। तो टोटल हमारे पास 5 एक्सपोजर कंडीशन होती थी स्टार्टिंग फ्रॉम M20, ठीक है। नॉट फॉर माइल्ड, इवन आरसीसी वर्क के लिए मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 एवरी टाइम व्हाट वी आर डूइंग +5, तो M25, M30, so M35 so on, so here answer will be M20। माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन के केस में मिनिमम जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट होगा आरसीसी वर्क के लिए, दैट इज M20। This number 20 is representing the characteristic compressive strength of the concrete cube after 28 days having dimension 150 by 150 by 150, all dimensions are in mm। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है, अब देखो ये थोड़ा सा जनरलाइज वे में क्वेश्चन उसने पूछ लिया। इन जनरल द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट टू कोर्स एग्रीगेट इन नॉमिनल कंक्रीट मिक्स। नॉमिनल कंक्रीट मिक्सेस की जब हम बात करते हैं तो अप टू M20 हमारे पास जो ग्रेड्स है वो नॉमिनल मिक्स में आएगा, एंड ग्रेड अबव और इक्वल टू M25 वो डिजाइन मिक्स में चलता था। अगर ग्रेड M25 के बराबर है उससे बड़ा तो वो डिजाइन मिक्स में फॉल करता था, और M20 से छोटे जो ग्रेड है वो नॉमिनल मिक्स में जाते थे। तो अगर मैं यहाँ पे M15 ग्रेड की बात करता हूं तो रेशियो था 1:2:4, तो M15 जनरली यहाँ पे कंसीडर किया गया है, तो रेशियो है 1:2, रेशियो है 1:2। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन है जो दिक्कत क्रिएट कर सकता था आप लोगों को, लेकिन यहाँ पे भी अगर आपने सीटी को ध्यान से पढ़ा होगा, कंक्रीट टेक्नोलॉजी को, तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन का भी इजीली आंसर कर पाओगे। ठीक है, सो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ रहा है द मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल पार्ट्स इन अ सर्कुलर कॉलम एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड कोड। तो सर्कुलर कॉलम में कम से कम 6 होती है और रेक्टेंगुलर कॉलम में 4 होती है। अब क्वेश्चन ये आ गया कि मान लो अगर नॉन रेक्टेंगुलर नॉन सर्कुलर होगा तो जितनी साइड होगी, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कम से कम 8 बार तो होनी चाहिए कम से कम 8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। सो ओके, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स इज नोन एज। इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स का रेशियो क्या कहलाता है? इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स, दिस इज रेनॉल्ड नंबर, है कि नहीं? इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स क्या होता है? रेनॉल्ड नंबर होता है क्या? ये रेनॉल्ड नंबर हो गया सिंपली। ठीक है, और मैंने आपको ट्रिक भी बताया था कि जनरली हम क्या करते हैं, अगर हमें ये डायमेंशनलेस नंबर याद रखने होते हैं तो फ्यू मेन can drive gypsy, although spelling of gypsy is somewhat different, but how to remember, even how I remember like this one। तो F से बन रहा है फ्रॉड नंबर, तो जो फ्रॉड नंबर होता है न्यूमरेटर में हमेशा इनर्शिया फोर्स रहेगा, तो इनर्शिया फोर्स टू G स्टैंड फॉर ग्रेविटी, तो ये ग्रेविटी फोर्स का रेशियो होता है। अच्छा, E स्टैंड फॉर द ईलर नंबर, तो ये जो ईलर नंबर होगा ये तुम्हारा रेशियो होगा इनर्शिया फोर्स टू द प्रेशर फोर्स, P फॉर प्रेशर। W स्टैंड फॉर वेबर नंबर, वेबर नंबर तुम्हारा रेशियो है इनर्शिया फोर्स टू द सरफेस टेंशन फोर्स, S स्टैंड फॉर सरफेस टेंशन। और ये जो तुम्हारा M है ये मैक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो मैक नंबर है रेशियो है तुम्हारा इनर्शिया फोर्स टू द इलास्टिक फोर्स। दिस इज अ वे ऑफ रिमेंबरिंग द थिंग्स। बिलीव मी, अगर आप ट्रिक लेके चलोगे एग्जाम में तो चीजों को याद रखना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो ये रेशियो है इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है द मीन फ्लो डेप्थ एंड द मीन वेलोसिटी ऑफ अ रेक्टेंगुलर चैनल वर फाउंड टू बी दिस वन। तो फ्लो डेप्थ कितना है रेक्टेंगुलर चैनल में? 1 मीटर है, और वेलोसिटी ऑफ फ्लो कितना है? 0.6 मीटर पर सेकंड है। एक रेक्टेंगुलर चैनल हमें दिया हुआ है, इस तरह से एक रेक्टेंगुलर चैनल है, इसमें डेप्थ ऑफ फ्लो कितना दे दिया हमें? 1 मीटर दिया हुआ है, और जो यहाँ पे मेरा फ्लो वेलोसिटी है वो कितना है? 0.6 मीटर है। अब ये पूछ रहा है द फ्लो कंडीशन इन द रेक्टेंगुलर चैनल कैन बी क्लासिफाइड एज। इस रेक्टेंगुलर चैनल में जो फ्लो कंडीशन है, फ्लो है वो क्रिटिकल है, सब क्रिटिकल है, सुपर क्रिटिकल है। ठीक है, ये आपका मिक्स्ड फ्लो है, ये पूछ रहा है। तो फ्रॉड नंबर निकाल लेते हैं। जब भी हम ओपन चैनल फ्लो की बात करते हैं फ्रॉड नंबर पिक्चर में होता है, तो कैसे लिखते हैं? तो V अपॉन रूट G इंटू वाई होता है। यहाँ पे V की वैल्यू गिवन है 0.6, G हमें पता है 9.81 होता है, और डेप्थ ऑफ फ्लो 1 गिवन है, तो तुम यहाँ पे 0.6 को भाग कर लो 9.81 से, खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, और इवन जो तुम्हारा वैल्यू आएगी ना, ये रेशियो तुम चाहे सॉल्व कर लेना, ये जो तुम्हें वैल्यू मिलेगी ये
एक से कम आने वाली है, दिस इज कमिंग टू बी 0.19, सो विच इज लेस देन 1। अगर फ्रॉड नंबर की वैल्यू 1 से कम है देन फ्लो इज सब क्रिटिकल। अगर फ्रॉड नंबर तुम्हारा 1 से बड़ा होता है देन सुपर क्रिटिकल। अगर फ्रॉड नंबर तुम्हारा 1 के बराबर होता है वो क्रिटिकल फ्लो बनता है। क्लियर? चलिए अगर इतना क्लियर तो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है द हेड ऑफ अ फ्लोइंग फ्लूइड इज टर्म्ड एज। जो हमारा फ्लूइड फ्लो करता है उसके बाद जो हेड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो जनरली जब हम ये बर्नौलीज इक्वेशन या थ्योरम स्टडी करते हैं ना बच्चे, तो उसमें हम जितना भी हेड रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारा एनर्जी पर यूनिट वेट होता है। ठीक है, एनर्जी को हम क्या करते हैं, वेट से भाग कर देते हैं। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे काइनेटिक हेड है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट। अच्छा, पोटेंशियल हेड है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट। अच्छा, प्रेशर हेड है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट। तो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है? एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड। ऑप्शन सी विल बी द आंसर। ऑप्शन सी विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट वुड बी द मोमेंटम करेक्शन फैक्टर फॉर द आइडियल फ्लूइड फ्लोइंग इन अ पाइप। अब देखो आइडियल फ्लूइड इसने बोल दिया, ऑल्दो आइडियल फ्लूइड नाम की चीज होती नहीं है। तो एक काम करते हैं, पहले मोमेंटम करेक्शन फैक्टर देख लेते हैं क्या होता है। मोमेंटम करेक्शन फैक्टर, देखो मैं कुछ यहाँ पे डेफिनेशन लेके आया हूँ। तो मोमेंटम करेक्शन फैक्टर जिसे हम बीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, so it is defined as a ratio of momentum of flow per second based on actual velocity to momentum of flow per second based on the average velocity across the section। अब जब मेरा फ्लो ही आइडियल फ्लो है तो भाई जो मेरे पास यहाँ पे एक्चुअल वेलोसिटी होगी और जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो दोनों बराबर होंगी, सेम होंगी बेसिकली। ठीक है, तो ये कट के तुम्हें कितना मिल जाएगा? 1। आंसर विल बी ऑप्शन डी। आंसर विल बी ऑप्शन डी। ऑल्दो लैमिनार फ्लो के केस में ये जो मेरा मोमेंटम करेक्शन फैक्टर होता है इसकी वैल्यू होती है 1.33। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ एन ऑरिफिस। ऑरिफिस का हमें कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी गिवन है 0.96 है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज गिवन है 0.6 है। सी डी इज द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। तो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं ना कि कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इनटू कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ये पूछ रहा है, सीसी की बात कर रहा है कि बताओ कितना होगा, है कि नहीं? व्हाट वुड बी द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन। सीसी की बात कर रहे हैं ऑफ द सेम ऑरिफिस। तो कुछ भी नहीं करना है, सीडी को सीवी से भाग कर दो, खेल खत्म हो गया, सीसी मिल जाएगा। सीडी कितना है? 0.6 है और सीवी कितना है? 0.96 है। इन शॉर्ट 60 को 96 से भाग कर दो, मिल जाएगा आंसर। चेक कर लेना कितना वैल्यू आ रहा है। लेट मी डू इट। दिस इज कमिंग टू बी 0.625। ऑप्शन सी आ रहा है आंसर। 60 को 96 से भाग कर दिया, 0.625 आ रहा है। भाई आप लोग साथ साथ सॉल्व करते रहो, साथ साथ आप सॉल्व करते रहो। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्मूथ टर्बुलेंट फ्लो। ध्यान देना बच्चे, यहाँ पे क्वेश्चन में ये आपको थोड़ा सा उलझा रहा है और इसने लिख दिया यहाँ पे इन स्मूथ टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो है लेकिन वो स्मूथ है। ठीक है, द फ्रिक्शन फैक्टर इज डिपेंडेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। तो मैं एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा, अगर वो लिखता है यहाँ पे रफ फ्लो, ठीक है, अगर यहाँ पे रफ बाउंड्री होता, स्मूथ बाउंड्री ना बोल के रफ बाउंड्री होता, तो जो फ्रिक्शन फैक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रफनेस, दैट इज रिलेटिव रफनेस के ऊपर डिपेंड करता है, तब आंसर होता है यहाँ पे ऑप्शन बी। लेकिन इसने यहाँ पे स्मूथ टर्बुलेंट फ्लो लिख दिया। अगर स्मूथ वर्ड वो लगाता है, चाहे टर्बुलेंट फ्लो है चाहे लैमिनार फ्लो है, जो फ्रिक्शन फैक्टर होगा इट इज ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन रेनॉल्ड नंबर ओनली। ये तो हो गया लैमिनार के लिए। जब लैमिनार फ्लो होता है तो फ्रिक्शन फैक्टर हम कुछ ऐसे लिखते थे, और जब टर्बुलेंट फ्लो होता है तो फ्रिक्शन फैक्टर हम कुछ ऐसे लिखते थे, है कि नहीं? दिस इज फॉर टर्बुलेंट। तो लैमिनार और टर्बुलेंट, तुम किसी भी तरह के फ्लो की बात कर लो, अगर स्मूथ वर्ड लगा दिया है तो फ्रिक्शन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे किसके ऊपर डिपेंड करेगा? रेनॉल्ड नंबर के ऊपर। ऑप्शन ए विल बी द आंसर। दिस विल बी द आंसर गाइस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये पूछ रहा है कि स्पेसिफिक एनर्जी कंसेप्ट जो होता है इट इज एप्लीकेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। किस तरह की सिचुएशन के लिए एप्लीकेबल होगा ये? अनस्टेडी रैपिड वेरिड फ्लो होगा, स्टेडी रैपिड वेरिड फ्लो होगा, या स्टेडी यूनिफॉर्म फ्लोज होगा, या अनस्टेडी ग्रेजुअली वेरिड फ्लो होगा। ठीक है, तो दिस इज जनरली एप्लीकेबल फॉर द स्टेडी यूनिफॉर्म फ्लोज।
ठीक है। रैपिड वेरिड फ्लो के केस में क्या हो सकता है, आपका स्पेसिफिक एनर्जी बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, बट टोटल एनर्जी ऑलवेज आपकी कंजर्व रहती है। लेकिन यूनिफॉर्म फ्लो के अंदर स्पेसिफिक एनर्जी आपकी हमेशा कांस्टेंट होती है यूनिफॉर्म फ्लोज के लिए। दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये जो सर्ज है इन ओपन चैनल इज क्लासिफाइड एज, तो जो सर्ज होता है पहले सर्ज देख लेते हैं, सर्ज किस तरह से डिफाइन है। सी, तो अ सर्ज इन एन ओपन चैनल इज अ सडन चेंज ऑफ फ्लो डेप्थ, अचानक से फ्लो डेप्थ में चेंज हो जाएगा, या तो डेप्थ ऑफ फ्लो बढ़ गया या तो डेप्थ ऑफ फ्लो कम हो गया, यही तो मतलब है सडन चेंज इन डेप्थ। ठीक है, दैट इज अब्रप्ट इंक्रीज और डिक्रीज इन द डेप्थ। अगर जब अब्रप्ट आएगा तो रैपिडली वेरिड हो जाएगा फ्लो भी। एंड अब्रप्ट इंक्रीज इन फ्लो डेप्थ इज कॉल्ड पॉजिटिव सर्ज। अगर डेप्थ ऑफ फ्लो अचानक से बढ़ गया तो वो हमारा पॉजिटिव सर्ज हो जाएगा। अगर सडन डिक्रीज इन डेप्थ ऑफ फ्लो होगा तो उसे हम बोलेंगे नेगेटिव सर्ज। तो इसे हम क्या बोलेंगे, तो दिस इज योर स्टेडी रैपिड वेरिड फ्लो या अनस्टेडी रैपिड वेरिड फ्लो। दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू गाइस। चलिए मुझे बताएं फटाफट। सो दिस विल बी द, देखो सडन हो रहा है, अचानक से हो रहा है, टाइम के साथ डेप्थ भी चेंज होगा, डेफिनेटली वेलोसिटी, तो अनस्टेडी रैपिड वेरिड फ्लो, यू विल गो विद द ऑप्शन डी, है कि नहीं? ठीक है जी, हमने किया, यस, हियर वाज द सी, हियर वाज द डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो M2 ग्रेजुअली वेरिड फ्लो प्रोफाइल है, ये जो M2 फ्लो प्रोफाइल है, ठीक है, हैविंग विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अगर ये मेरा मान लो स्लोप है तो यहाँ पे एक लाइन होगा जिसे हम बोलते हैं CDL क्रिटिकल डेप्थ लाइन, यहाँ पे एक लाइन होगा जिसे हम बोलते हैं NDL नॉर्मल डेप्थ लाइन। तो ये जो डेप्थ ऑफ फ्लो है जिसे हम YC बोलते हैं क्रिटिकल डेप्थ, और ये जो डेप्थ ऑफ फ्लो है जिसे हम नॉर्मल डेप्थ बोलते हैं YN। तो अगर M2 प्रोफाइल है तो ये मेरा जोन 1 है, ये जोन 2 है और ये जोन 3 है कि नहीं, 1 2 3। तो जो मेरा M2 प्रोफाइल है वो इस जोन में बन रहा है, तो मतलब जो मेरा डेप्थ ऑफ फ्लो है, एक्चुअली में जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो से तो कम है, बट वो क्रिटिकल से ज्यादा है। इट मींस वहां पे जो आपका फ्लो होगा वो सब क्रिटिकल फ्लो है। पहली चीज तो ये सब क्रिटिकल फ्लो विल बी देयर, बिकॉज जो डेप्थ ऑफ फ्लो है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लो वो क्रिटिकल से ज्यादा है बट नॉर्मल डेप्थ से कम है। ठीक है, हाँ, अगर आप M3 प्रोफाइल की बात करते हैं तो वो आपका सुपर क्रिटिकल फ्लो को कॉरेस्पॉन्ड करता है। तो यहाँ पे मुझे आंसर बताओ क्या रहेगा, M2 जो प्रोफाइल होगी वो किस केस में बनेगी? वेरी गुड, M2 प्रोफाइल, फटाफट मुझे आंसर बताओ, M2 प्रोफाइल कैसे बनेगा? अगर मैं आपको M1 प्रोफाइल बताऊं तो M1 प्रोफाइल कुछ ऐसा होता है जो बैक वाटर कर्व होता है और इंक्रीज करता है स्लोप कुछ इस तरह से। ठीक है, ऐसे जाता है, ये M1 प्रोफाइल है। ठीक है, और जो M2 प्रोफाइल होती है वो एक तरह से मेरा ड्रॉ डाउन कर्व बनता है, और ये कुछ इस तरह से M2 प्रोफाइल है। सिम्पटोटिक होता है NDL के और परपेंडिकुलर होगा वो CDL के। सिमिलरली जो मेरा M3 प्रोफाइल होता है, अगर मैं M3 प्रोफाइल की बात करूं, ग्रीन से ड्रॉ कर देता हूं, M3 प्रोफाइल मेरा कुछ ऐसे होती है, ये M3 हो गया। ठीक है, तो M2 प्रोफाइल क्या होता है, ये ड्रॉ डाउन कर्व रिप्रेजेंट करेगा और ये सब क्रिटिकल फ्लो के अंडर फॉल करेगा। तो दिस इज ड्रॉ डाउन विद सब क्रिटिकल फ्लो, ऑप्शन बी विल बी द आंसर। किसी को डाउट हो तो बच्चे आप यहाँ कमेंट में सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो। यस, ऑप्शन बी विल बी द आंसर, वेरी गुड। ठीक है, अभी तक सिर्फ नेक सिंह ने आंसर किया है, बहुत अच्छे बच्चे। ठीक है, यस, बलविंदर गुलेरिया, यस, यू आल्सो डिड द करेक्ट आंसर। विश्वजीत का भी आंसर है। अंकुश कुमार कौशल, यस। अंकुश कुमार जी, पोस्ट निकलेंगी, तैयारी करते रहिए। ठीक है, पोस्ट को देख के तैयारी नहीं करनी है, तैयारी पहले रखनी है। पोस्ट आया और फटाफट लगा दिया वहां पे चौका, क्योंकि दोबारा ना मिलेगा फिर मौका। जो हिमाचल के बच्चे हैं वो बेहतरीन तरीके से जान रहे होंगे कि पोस्ट कम निकल रहा है, इसलिए जब मौका मिल रहा है तो पहले से रेडी रहो, उस वक्त तुम्हें चौका लगाना है। साथ साथ सोचोगे तो नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ डैम वाज क्रिएटेड ऑन अ माइल्ड स्लोप रिवर, मतलब जो स्लोप है वो माइल्ड है, उसने ये लिख के दे दिया, और डैम बना है स्लोप के ऊपर। अंडरस्टैंड करना, कुछ इस तरह से मान लो डैम बना लेते हैं, है ना, ये डैम बना हुआ है। व्हाट काइंड ऑफ प्रोफाइल इज एक्सपेक्टेड इन द डाउनस्ट्रीम ऑफ द डैम? तो डाउनस्ट्रीम ऑफ द डैम पे किस तरह की प्रोफाइल तुम एक्सपेक्ट करोगे, कैसी बनेगी प्रोफाइल?
जी बताएं। तो a dam was created on a mild sloped river. What kind of profile is expected in the downstream of dam on the river bed? ठीक है, किस तरह की बनेगी भाई, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, फटाफट से आंसर करो। तो अगर पानी मान लो यहां से जा रहा है तो यहां से बैक वाटर कर्व बनता है, पहली बात तो ये M1 प्रोफाइल हो गया। फिर यहां से जब वो नीचे जाएगा तो यहाँ पे ड्रॉ डाउन कर्व होता है और सब क्रिटिकल फ्लो M2 बन रहा है। और यहाँ पे क्या होता है, अगर ये मेरा इस तरह से मान लेते हैं, ये बेड है माइल्ड, तो कलर चेंज कर देता हूँ, बेशक ब्लैक से कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा ना, अब यहाँ पे राइज हमें देखने को मिलेगा। तो ये वाली जो चीज है ब्लैक वाली, ये वाला, ये पोर्शन होगा M3 का, ठीक है, ये पोर्शन होगा M3 का। तो M3 प्रोफाइल हमें मिलेगा, ऑप्शन सी विल बी द आंसर। M3 प्रोफाइल हमें मिलता है, ऑप्शन सी विल बी द आंसर। M3 इज द राइट आंसर, वेरी गुड। M3 इज द राइट आंसर, वेरी गुड। चलिए, यस, बहुत अच्छे गौरव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस फ्लो कंपोनेंट इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग? जो बेस फ्लो कंपोनेंट है वो क्या इंक्लूड करता है? ठीक है, तो ये ग्राउंड वाटर फ्लो एंड डिलेड इंटरफ्लो को इंक्लूड करेगा। अभी रिसेंटली जो पीपीएससी का एग्जाम हुआ, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और जेके एसएसबी का, तो आप देखोगे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर 10 से 15 साल के अगर आपने क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए तो डेफिनेटली आपको 10 से 12 नंबर की हेल्प मिल रही थी, ठीक है, खासकर जेके के एग्जाम के अंदर। Next question, what would be the intensity of the excess rainfall that would be represented by a unit hydrograph? बात करा है यूनिट हाइड्रोग्राफ की, और हमें यहाँ पे 4R ड्यूरेशन का वैल्यू देके रख रहा है। तो 4R ड्यूरेशन यूनिट हाइड्रोग्राफ 1/4 कितना हो जाएगा? 0.25 सेंटीमीटर पर आर हो गया क्या? तो एक घंटे में कितना हो जाएगा? 0.25 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी विल बी द आंसर, ठीक है। 4 घंटे में 1 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ फ्लो मिल रहा है, ठीक है, या रेनफॉल हमें मिल रहा है, तो 1 घंटे में कितना होगा? 1 सेंटीमीटर बाई 4 हो जाएगा, सिंपली। नेक्स्ट क्वेश्चन, rational formula is applicable under what condition in prediction of the flood for storm of duration 1 hour? तो जनरली जो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन होता है कैचमेंट आउटलेट के ऊपर, ये 1 घंटे से कम ही रहता है, ठीक है। द टाइम ऑफ कंसंट्रेशन एट द कैचमेंट आउटलेट शुड बी लेसर देन 1 आवर। नेक्स्ट पूछ रहे हैं, इन हाइड्रोलॉजिकल राउटिंग स्टोरेज टाइम कांस्टेंट रिप्रेजेंट्स? ये जो मेरा स्टोरेज टाइम कांस्टेंट है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, बताएं। तो जनरली ये रिप्रेजेंट करता है टाइम रिक्वायर्ड फॉर पैसेज ऑफ फ्लड वेव फ्रॉम अपस्ट्रीम सेक्शन टू द डाउनस्ट्रीम सेक्शन। दिस विल बी द आंसर, ऑप्शन ए विल बी द आंसर। तो जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है डेफिनेटली दे आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट आल्सो, अभी तक इस एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्यूटी ऑफ अ कैनाल नेटवर्क वुड बी मैक्सिमम एट विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ड्यूटी क्या होता है बेसिकली, नंबर ऑफ हेक्टेयर ऑफ लैंड दैट वी कैन इरिगेट विद अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ वाटर ऑफ 1 क्यूमेक, ठीक है। तो जनरली ये क्या होता है, कितना हेक्टेयर ऑफ लैंड हम इरिगेट कर सकते हैं बाय 1 क्यूमेक सप्लाई ऑफ वाटर कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। सो ड्यूटी का एक फॉर्मूला और होता है जिसे हम बोलते हैं 8.64 बी बाई डेल्टा। और गौर करने वाली बात है यहाँ पे, ये जो आपका डेल्टा होता है डेप्थ ऑफ फ्लो, ये मीटर में है, बेस पीरियड डेज में होता है, और ड्यूटी आपका हेक्टेयर पर क्यूमेक के अंडर रहता है, ठीक है। तो कहाँ पे मैक्सिमम होता है? एट द हेड ऑफ द वाटर कोर्स। वाटर कोर्स नहीं लिखा है इसने, एग्रीकल्चरल फील्ड लिखा है, यहाँ पे सबसे ज्यादा होगी ड्यूटी, सबसे ज्यादा होगी यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोरस मीडिया हैज हाईएस्ट स्पेसिफिक यील्ड? तो स्पेसिफिक यील्ड जब आप विद ग्रेविटी मैक्सिमम वाटर को ड्रेन आउट कर पाओ, तो स्पेसिफिक यील्ड, अगर कोई सॉइल अपने में बहुत ज्यादा वाटर को रिटेन कर रही है अगेंस्ट ग्रेविटी, दैट इज स्पेसिफिक रिटेंशन। तो कहीं ना कहीं स्पेसिफिक रिटेंशन आपका फाइन क्ले का हाईएस्ट होगा और स्पेसिफिक यील्ड आपका सैंडी सॉइल का हाई होगा। फाइन रिजल्ट आ गया है सर, ओके। चलिए अच्छी बात है अगर रिजल्ट आ गया है।
चलो आगे बढ़ते हैं. सो आंसर विल बी सैंडी सॉइल. स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वेल रेफर्स टू, जो स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वेल है ये क्या रेफर करता है? तो आंसर इज दिस इज रेफरिंग द डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉ डाउन ऑफ द वेल. डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉ डाउन ऑफ द वेल. ऑप्शन ए विल बी द आंसर. समय कम है, समय की थोड़ी सी हमारे पास यहाँ पे तंगी है, तो अभी मैं जल्दी जल्दी से ऑप्शन के ऊपर ही चल रहा हूं. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है इन अ ग्रेविटी डैम अंडर फुल रिजर्वायर कंडीशन. एक ग्रेविटी डैम अगर हम कंसीडर करें, ठीक है, तो ये मेरा हील वाला साइड हो गया, ये मेरा टो वाला साइड हो गया, और फुल रिजर्वायर कंडीशन की बात कर रहा है, तो डेफिनेटली जो रिजल्टेंट होगा वो टो की तरफ जाएगा. अगर रिजल्टेंट फोर्स टो की तरफ जाएगा तो उसको ज्यादा नीचे पुश कर रहा होगा, ये ऊपर उठने की कोशिश कर रहा होगा, तो टेंशन डेवलप होगा हील की तरफ. टेंशन डेवलप होगा हील की तरफ. इन अ ग्रेविटी डैम अंडर फुल रिजर्वायर कंडीशन टेंसाइल स्ट्रेस इज एक्सपेक्टेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन. ऑफ कोर्स हील ऑफ द डैम की साइड पे, हील ऑफ द डैम की साइड पे. ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द आंसर. नेक्स्ट मूव करते हैं हाइड्रोलिक जंप टाइप एनर्जी डेसिपेटर. जो हाइड्रोलिक जंप होता है एक तरह से एनर्जी डेसिपेटर ही है. तो हाइड्रोलिक जंप टाइप एनर्जी डेसिपेटर इज यूज्ड इन स्पिलवेज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन. किस कंडीशन में तुम ये हाइड्रोलिक जंप यूज करते हो स्पिलवे के अंदर? डेफिनेटली जब टेल वाटर कर्व हमारा जंप हाइट कर्व को फॉलो करता है, उस केस में हमारा जो हाइड्रोलिक जंप है वो एक तरह से एनर्जी डेसिपेटर की तरह काम करेगा. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस ऑफ द फ्लड कंट्रोल रिजर्वायर्स आर मेट. कौन से इसमें से पर्पस जो है वो फ्लड कंट्रोल रिजर्वायर हमें मेट करवाता है? तो इट reduces the flood peak and causes time lag in the flood in the downstream channel. मतलब ये क्या करेगा? एक तो फ्लड पीक को कम करेगा जो हमारा फ्लड कंट्रोल रिजर्वायर होगा, और जो भी मेरा फ्लड अमाउंट है उसको धीरे धीरे वो डाउनस्ट्रीम चैनल या डाउनस्ट्रीम साइड ऑफ रिवर में भेजेगा. देन ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. कैनाल फॉल्स आर नीडेड इन द कैनाल नेटवर्क. कब हमें कैनाल फॉल्स चाहिए होते हैं कैनाल नेटवर्क के अंदर? फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन. तो डेफिनेटली जब डिजाइंड स्लोप जो है ना, मान लो डिजाइन स्लोप इस तरह से है, ऐसे हमें कैनाल लेके जाना है, लेकिन जो यहाँ पे एग्जिस्टिंग स्लोप है वो बहुत स्टीप है. जो ब्लैक वाला है ये मेरा है यहाँ पे नेचुरल ग्राउंड सरफेस, और ये है मेरा डिजाइंड स्लोप. तो डेफिनेटली तुम्हें यहाँ पे वर्टिकल फॉल्स प्रोवाइड करने हैं. सो फॉल तुम लेके चलोगे. डिजाइंड स्लोप इज स्मॉलर देन द अवेलेबल ग्राउंड स्लोप. ग्राउंड स्लोप तुम्हारा स्टीपर है और डिजाइन स्लोप कम है, तभी तुम यहाँ पे फॉल्स प्रोवाइड करते हो. ऑप्शन ए विल बी द आंसर. अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज द शेप ऑफ लेसी रेजाइम चैनल. तो आंसर है सेमी इलिप्टिकल शेप कंसीडर किया गया था लेसीज के द्वारा. एक थी कैनेडी थ्योरी, एक थी लेसी थ्योरी. ठीक है, चलिए ऑप्शन सी विल बी द आंसर. और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर व्हाट वुड बी द एग्जिट ग्रेडियंट फॉर अ परमिएबल फाउंडेशन इन द एब्सेंस ऑफ द डाउनस्ट्रीम. एग्जिट ग्रेडियंट, अगर हम एग्जिट ग्रेडियंट लिखते थे तो ये होता था हेड लॉस पर यूनिट सीपेज लेंथ या लेंथ ऑफ फ्लो. अगर डाउनस्ट्रीम पाइल ही नहीं होगा तो लेंथ ऑफ फ्लो दैट इज जो सीपेज लेंथ है वो जीरो हो जाएगा, समथिंग अबाउट जीरो. इनफिनिटी को हम लेके चलेंगे. ऑप्शन डी विल बी द आंसर. अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मैक्सिमम क्रॉस ड्रेनेज वर्क इज एक्सपेक्टेड. हाँ जी, मैक्सिमम क्रॉस ड्रेनेज वर्क आपको किस केस में बनाने पड़ते हैं? तो रिज कैनाल में तो आपके क्रॉस ड्रेनेज वर्क होंगे ही नहीं, बेसिकली वो अलोंग द रिज होगा हाईएस्ट पॉइंट, तो मैक्सिमम एरिया इरिगेट करता है रिज कैनाल. कंटूर कैनाल अलोंग द कंटूर ऑफ द कंट्री, जो भी कंटूर होगा उस पर्टिकुलर एरिया का आप कैनाल लेके चलते हो तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ द क्रॉस ड्रेनेज वर्क बनाने पड़ते हैं. ठीक है, ओके. सो गाइज ये हमने जितने भी टेक्निकल क्वेश्चन आए थे इस एग्जाम के अंदर वो हमने सॉल्व किए. आई होप आपको ये क्वेश्चंस लगा के अच्छा लगा होगा और कुछ ना कुछ चीजें आपको फिर से समझने को मिली होगी. और मेन चीज ये है कि जब तक आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम जो हुए हैं उनके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, डेफिनेटली कहीं ना कहीं लैक ऑफ प्रिपरेशन रहेगा. ठीक है, तो गाइज जैसा कि ईसीपी इंजीनियर्स करियर पॉइंट जो चंडीगढ़ में सिचुएटेड है और ऑनलाइन पार्टनर है हमारा योरपीडिया, तो हमने एक सेशन स्टार्ट किया है बच्चों के लिए सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स गेट्स बेनिफिटेड. और जैसा कि बच्चों को पता है कि हमारा ऑफलाइन कोर्स तो चला ही हुआ है, सो दोज हु आर इंटरेस्टेड सो कैन contact with the administration as number is displaying in the comment section. So guys, if you have any doubts so you can ask, or here I am ending this session. तो डाउट हो तो पूछ सकते हैं और मैं ये सेशन इधर एंड कर रहा हूँ. राइट, सो ऑल द बेस्ट guys and keep preparing, keep watching, keep sharing Yourpedia education
and also be with the engineers career point. Thank you very much.